आणि डायरेक्ट मॅडम सुस्वागतम. हो 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 हो. ठीक ठीक. येस. हो. किल्ली घेऊन जातेस? हा, there is no need of सन्माननीय प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर रुबीना अंसारी मैम तथा हमारे कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय स्वाति धर्माधिकारी मैम को तथा संयोजिका स्वाति संध्या फटिंग मैम, आप सभी को सादर प्रणाम तथा विद्यार्थी मित्रों आप सभी को सस्नेह नमस्कार। अप्रोचेस इन काउंसिलिंग इस सत्र के अंतर्गत आज यह क्रमशः दूसरा भाग है और सब लोग उसी तन्मयता से सुनने के लिए बेकरार है, इसलिए ज्यादा समय न गवाते हुए मैं हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर रुबीना अंसारी मैम को यह मंच सौंपती हूँ। ओवर टू यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था दैट वाज अप्रोचेस टू काउंसलिंग, राइट? एंड उसमें हमने कल 3 अप्रोचेस कवर अप की थी एंड टुडे वी हैव 4 अप्रोचेस टू कंप्लीट and that is why I am also not going to take more time of you. So we will start with the one very important therapy, that is Gestalt therapy, which has been introduced yesterday in brief, but now it is somehow different from existential, because when we are talking about this Gestalt or Gestalt therapy, so then it is also related with our fixation in life. Sometimes we have been fixated or saturated and we feel difficulty in going ahead in our life. तब ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को कई बार अपने आप को समझने और अपने आप को वाकई में जानने के लिए गेस्टॉल थेरेपी या समग्रता उपचार पद्धति, या हिंदी में जैसे समष्टिवादी पद्धति भी कहते हैं, इस पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं। और इस पद्धति से जब हम समुपदेशन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? एक्चुअली इसमें जो उद्देश्य हमारा होता है कि भविष्य में जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति या क्लाइंट हमारी तरफ आया है, वो दैट क्लाइंट शुड मूव अहेड फ्रॉम ऑल दीज हैजार्डस कंडीशंस। तो कई बार इन सब परिस्थितियों से कैसे वो बाहर निकले, इसके लिए उसको सक्षम बनाना। नंतर जे सेकंड आपण गोल ठेवून आपण समोर काम करतात ते आहे की व्हाट आर दी, म्हणजे ते जो भी उसके जीवन में या लाइफ में whatever is happening, that thing can be communicated with other people also, और उसके लिए भी उसको हमें तैयार करना होता है, क्योंकि because many problems never solved by the person, because what happens कि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम किसी से शेयर ना करें, हम इसे अपने ही लेवल पर हल कर लें। और इस ऐसी जब हमारी एटीट्यूड या मानसिकता होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी फेल टू सॉल्व प्रॉब्लम एट आवर ओन लेवल। सो वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ और preparing someone to communicate with the individual who can help us in this particular problem situation. Then जीवन की जो भी दुखदायक घटनाएं हैं, इनके ऊपर उनको कई बार हम लोग एक नाटक या किसी प्रकार की प्रस्तुति करने को भी तैयार करते हैं, ताकि वो उस समय अगर किसी उसकी भावना की अभिव्यक्ति या उसकी त्याची काही म्हणजे दडपडलेली भावना कधी कधी राहते, जे त्यावेळी म्हणजे परिस्थितीला अनुसरून की इतरांना सांभाळायचं होतं आणि इतरांना ते सांभाळून घ्यायचं होतं, त्यामुळे तो तेव्हा व्यक्त करू शकला नाही, तर ते कॅरेक्टरच्या माध्यमातून ते व्यक्त करू शकते। तो म्हणजे ते कसं आहे की कधी कधी काही भावना जर मनात राहिली तो आपल्याला खूप प्रॉब्लेम होते, आणि त्यामुळे कधी कधी काय होते, तो प्रॉब्लेम जे राहतात ते नंतर आपल्यासाठी खूप एक मनोविकृतीच्या स्वरूपात पण त्रास देऊ शकते। आणि त्यामुळे आपल्याला जीवनाची जी काही दुःखदायक घटनांवर त्याची काही प्रस्तुती किंवा नाट्य प्रस्तुती आपण म्हणजे ते असे ते पब्लिक मध्ये नाही करते, ते थेरपिस्ट काउंसलरच्या समोर त्यांना सादर करायला सांगते की समजा की असं झालं तर तुम्ही कसं करणार, तुम्ही उसका प्रस्तुतीकरण करता है। नंतर म्हणजे जे काही एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट है, पास्ट लाइफ है,
they should be associated with the current fund. Actually what happens कि हम हमेशा प्रेजेंट में अगर हम सोचते हैं तो हम ये तो सोचते हैं कि आज हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, बट हालांकि ये थेरेपी थोड़ी सी कुछ थेरेपी से अलग जाती है, क्योंकि कुछ थेरेपीज कहती है पास्ट को मत देखो, लेकिन साइको एनालिसिस हुआ और भी कई कुछ थेरेपीज हैं जो ये मानती हैं कि पास्ट का हमारे जो भी घड़न जड़न में बहुत ज्यादा रोल है, एंड दैट इज वाई कि कई बार जो कुछ भी हो रहा है मीन्स वट एवर दी थिंग्स आर हैपनिंग इन अवर लाइफ दैट आर द रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट जो भी डीड्स हैं या जो भी हमने हमारे जो वर्क है उनसे होता है या डिसीजंस है। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आऊँ या फॉर एग्जांपल डोंट टेक अदरवाइज फटिंग मैडम है या धर्माधिकारी मैडम है, तो कभी ना कभी हम लोगों को लाइफ में डिसीजन लेना पड़ा होगा कि हमें इस तरीके की प्रोफेशन में इस तरीके के स्टेज पे जाना है, एंड दैट इज वाई वो डिसीजन का परिणाम है कि आज आप हम लोगों को देख सक रहे हो। तो ये क्या कैसा होता है कि हमारा जो भी आज होगा या फ्यूचर होगा वो हमारे आज का परिणाम होगा, और जो हमारा आज है कहीं ना कहीं हमारी पिछली बातों का परिणाम है। ये चीजें हमें जोड़ के समझना चाहिए कि हवा में ये हमारे लाइफ में चेंजेस नहीं होते हैं। मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमारी कोई पास्ट लाइफ की जो गलती होती है उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देन वी हैव, उसमें इन्होंने कई बार ऐसा भी है कि ये लोग अपने आई और वडील अगर बच्चा है या मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम इस वजह से भी होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ कुछ संघर्ष या उनकी कोई प्रॉब्लम रही हो, एंड एट दैट टाइम दे हैव टू प्रेजेंट देयर रोल्स आल्सो, और उस भूमिका में क्या चेंज और क्या मतलब उनकी जो याद करते हुए वो उनकी कई चीजों को चेंज करना भी चाहते हैं और एक नवीन भूमिका उठाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब जो भी दोन प्रकार म्हणजे त्यांच्या समोर कॉन्फ्लिक्ट निर्मित होते हैं, समोर कॉन्फ्लिक्ट निर्मित होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उसी समय बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है। क्या होता है, वी आर पोस्टपोनिंग द थिंग्स विदाउट एनी रीजन, सॉरी, एंड इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को जबरदस्ती सप्रेस करते जाते हैं। एज लॉन्ग एज दैट प्रॉब्लम लिव्स विद अस, उतने ही समय तक हमारा जो त्रास है या हमारा डिस्ट्रेस है या जो हमारे स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम क्लाइंट को इन सब चीजों के लिए प्रमोट करें कि whenever you feel problem you have to share it with someone, and we have to work on it also at that time। मीन्स यहाँ पर जो फोकस होता है हियर एंड नाउ वर्किंग पे होता है, यानी ठीक है पहले जो हो गया, लेकिन हियर एंड नाउ मतलब अभी क्या है और अभी क्या करना है, यहाँ और अभी, ये इसका मेन लोगो है, यहाँ और अभी। ठीक है जो पास्ट हो गया, लेकिन हाँ हमें पास्ट की गलतियां जो है उस पर रोते नहीं बैठना है। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू वर्क बाय लर्निंग सम लेसन्स फ्रॉम दैट दोज मिस्टेक्स, राइट। तो हमने ठीक है गलती हो गई ना, वी कैन नॉट इरेज इट, वी कैन नॉट डिलीट इट। ये लाइफ है, लाइफ में ऐसे डिलीट इरेज नहीं होता है, वो चीजें हो गई हैं। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस तरीके की सिचुएशंस आने के बाद वी कैन टेक प्रॉपर डिसीजन और मैच्योर डिसीजन लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए हमें गेस्टॉल थेरेपी मदद करती है। ये एग्जिस्टेंशियल से अलग है थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग सोचते हैं एग्जिस्टेंशियल में भी तो हम अस्तित्व के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं। यहाँ कैसा है कि जब हमें कभी कभी सब कुछ हमने पा भी लिया तो भी हमें कभी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, कभी लाइफ में हमें बिना वजह टेंशन भी लगती है, कभी ऐसा भी होता है we got saturated from our present life also। तो ऐसी सब जब कंडीशंस आती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो क्लाइंट है वो उसके जो बहुत ज्यादा वो मतलब लाइफ में आगे जाने में जो प्रॉब्लम फेस करता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी लाइफ में ठहराव आ गया है, तब वो इस तरीके की थेरेपी के लिए पात्र होता है कि उसके साथ ये थेरेपी यूज की जाए। पॉपुलराइज करने में बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है
वो ये जो गेस्टॉल थेरेपी है इसको पॉपुलराइज करने में पर्ल लोगों का काफी, लॉरा पर्ल, फ्रेडरिक इरविंग है, मिरियम पॉल्स्टर है, लेकिन इसका अगर श्रेय देना चाहें तो सबसे पहले फ्रिट्ज पर्ल और लारा पर्ल ने इसको पॉपुलराइज किया। बाद में इसके साथ कई लोग जुड़ते चले गए, और जैसे कि मैंने कहा कि ये इन्हीं गोल्स के साथ काम करती है जहां पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने आप को फंक्शनिंग करने में सक्षम बना सके, एंड हियर एंड नाउ एंड व्हाट एंड हाउ, इसके हिसाब से वो फंक्शनिंग कर सके। यहाँ पर वो सक्रिय भूमिका में आता है और अपने कामों की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, ये हुआ है लेकिन ये मेरी वजह से हुआ। बहुत सी बार क्या होता है, वी डिनाई व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, तो हम उसमें से अपने आप को बचा के लेकर चले जाते। क्यों? व्हेन क्रेडिट इज योर, देन व्हाई, नाम अगर खराब भी हो रहा है तो व्हाई यू शुड नॉट गेट दैट थिंग ओवर यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब ऐसी कंडीशन लेते हैं, फिर बाद में हम जानते हैं ना कि वो चीज हमारी वजह से हुई थी। तो आप भले ही सामने में झूठ बोल दोगे, लेकिन फिर बाद में वही संघर्ष मन में चलता रहेगा कि ऐसा मैंने कहा था, अरे मैंने उस समय गलत किया, और फिर वो बाद में आपको कोई वैक्यूम की कंडीशन में ले जा सकता है। तो जो भी हमारा वर्तमान अस्तित्व है या वर्तमान जो हमारी पर्सनालिटी है, वो हियर एंड नाउ एंड व्हाट एंड हाउ पर चलता है। साथ ही साथ व्यक्ति के वर्तन को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति जो है उसका कुछ गुण या कुछ पक्ष अलग नहीं होता, वो पूरी उसकी पर्सनालिटी का, जो मैंने कल भी कहा था कि एज अ होल हम ऐसा तो नहीं बोलते उसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार अगर आपके सामने किसी ने कोई ड्रेस पहना तो हम कहेंगे आप अच्छे लग रहे हो, राइट। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपके ऊपर ये जो ड्रेस आपने पहना है ये अच्छा लग रहा है। वी आर नॉट सेइंग लाइक दिस, मींस वी आर टॉकिंग इन द होलनेस। और जब हम ये कहते हैं, ऐसे ही कई बार कोई व्यक्ति अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको यही कहते हैं ना कि वो मुझे अच्छा लगता है या वो मुझे अच्छी लगती है। अब हम ये तो नहीं कहते विच्छेदन करके कि नाक मुझे अच्छी नहीं लगती या उसकी आंखें मुझे अच्छी नहीं लगती। वी आर नॉट सीइंग द पीपल इन दैट वे, हम उनको एज अ होल ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए तो हम एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं और निभा भी लेते हैं और संबंधों को भी मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम पार्टली विश्लेषण करने लगे कि इसमें ये अच्छा नहीं, इसमें ये अच्छा नहीं, विच्छेदन जिसको मैंने कहा, और जब आप इस तरीके से करोगे तो हर एक के अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। कुछ गुण हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, कुछ गुण आपको अच्छे नहीं भी लगेंगे, कुछ अवगुण अच्छे लगेंगे, कुछ अवगुण अच्छे नहीं भी लगेंगे। तब ऐसी कंडीशन वी कैन नॉट मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद द पीपल व्हेन वी आर गोइंग सो जजमेंटल। और इसीलिए हम लोग व्यक्तियों को एज अ होल देखते हैं कि ठीक है उसमें बुराई भी है लेकिन उसमें अच्छा ये भी है, और एज अ होल ही इज अ गुड पर्सन, राइट। इन दैट वे वी आर परसीविंग द पीपल। और यही बात गेस्टॉल कहते हैं कि हम व्यक्ति को देखते समय, व्यक्ति को समझने के समय हम उसके पार्ट्स पर ध्यान नहीं देते, बजाय उसके हम एज अ होल ही उसको परसीव करते हैं। और इसके जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने दिया, जवाबदारी। मतलब एक स्वातंत्र होना चाहिए। वी हैव टू टेक, वी हैव टू एक्सेप्ट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर वर्क। और इस वजह से आपण म्हणजे ते सेल्फ डिपेंडेंसी ज्याला आपण म्हणतात, वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। और जब यानी कि जब हम जैसे मैंने कहा ना, अपने निर्णयों की जवाबदारी हमें लेने की एक हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। इसीलिए पर्ल्स ने ये कहा है कि व्यक्ति को जो भी बाहर के लोगों की मदद से पहले अपनी मदद खुद ही करना कोशिश करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये कभी ऐसा हुआ है कि घटना हुई है या इस प्रकार की चीज हुई है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में उसको उस परिस्थिति से बाहर निकलकर अपने व्यक्तिमत्व को फिर से, कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग बहुत कुछ परिस्थितियों में बहुत ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, एंड देन दे रिकंस्ट्रक्ट और मतलब री एस्टैब्लिश देमसेल्फ, और रीएस्टेट करते हैं, वापस अपनी लाइफ में फाइट बैक करके आते हैं। Many people have, for example, I have seen one person, इसका एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनको आप भी जानते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन, आई थिंक एवरीवन नोज अमिताभ बच्चन जी।
कौन बनेगा करोड़पति, राइट? ही इज वन ऑफ द फेवरेट एक्टर ऑफ माइन, मगर मैं इसलिए नहीं फेस कर पा आपको वो एग्जाम्पल दे रही हूँ. एक्चुअली व्हाट हैपेंस वंस देयर इज अ टाइम व्हेन अमिताभ बच्चन वाज बैंकरप्ट, मींस जब केबीसी स्टार्ट नहीं हुआ था, एट दैट कंडीशन उन्होंने कुछ गलतियां की और कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उनके चूक गए. उस समय उन्होंने शायद एक एबीसी ड्रीम कुछ तो भी एक लिमिटेड खोला था, कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किया, एंड इन दैट ही फेल्स, और वो बहुत ज्यादा उनके पास फाइनेंशियल लॉसेस आ गए. व्हाट हैपन कि उन्होंने समझा उस चीज को कि ये मेरी गलतियों का परिणाम है, और एक बार उनका स्टेटमेंट था कि एट दैट टाइम हमारे परिवार में ये स्थिति आ गई थी कि अगर हम 500 रुपए भी कहीं से कमा के ला सकते तो हम करते थे. At that time he got the offer from KBC. अब obviously एक सुपरस्टार रहा हुआ व्यक्ति टीवी पर आकर क्विज शो खिलाएगा, ये हम और आप तो शायद इमेजिन नहीं करेंगे. But he need money very badly, and that is why what he do, he accepted that proposal. And I think the first check of it was used for clearance of loans and whatever the things are there in Amitabh Bachchan's life. फाइनेंशियल लॉसेस जो हुए थे तो उन्होंने उस चेक से उसकी शुरुआत की. एंड लेटर ऑन द शो वाज सो पॉपुलराइज्ड एंड द थिंग्स आर गोइंग बेटर, एंड ही हैज रीएस्टैब्लिश हिज हिमसेल्फ एज अ, मतलब जहां वो एक सुपरस्टार थे, लेकिन अब एज वाइज जो उनके अंदर जो एक चेंज है, उन्होंने अपनी पर्सन, अभी वो हीरोइन के रोल मांगेंगे तो ऐसा तो नहीं कि उन्हें मिल जाएगा. एंड दैट इज वाई उस व्यक्ति ने अपने आप को एक नए रोल, नए रूप में प्रेजेंट किया, और आपके सामने आज उनकी हिस्ट्री है, मुझे बताने की जरूरत नहीं. अभी नया केबीसी भी लॉन्च होने वाला है. मींस देयर आर मेनी पीपल इन लाइफ हु फेल्स. बिल गेट्स हैं आपके सामने कि वो ठीक है, बहुत सी बार वो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाए, क्लर्क की नौकरी की, बहुत से उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए, शुरुआत में वो फेल हो गए, बट लास्टली ही गेट सक्सीड. तो क्या होता है कि मतलब अब और सक्सीड होने के बाद आज मतलब वो लगातार 5 साल ऐसा हुआ था कि ही वाज द फर्स्ट रिच पर्सन इन द वर्ल्ड. और ये जो चीज है, उस समय उन्होंने बताया था कि मतलब मैं हाई स्कूल फेल हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करने से बहुत कुछ होता है, बट नॉट ओनली मतलब स्टडी ही सब कुछ नहीं है. एक हिम्मत और एक लाइफ में लड़ने की जो ताकत होती है, वो कई बार व्यक्ति को रीएस्टेब्लिश करती है. तो इसमें हम इसको मदद करते हैं कि अगर से हमारी जो भी चीजें हुई भी हैं, अगर लाइफ में कुछ घटना हुई भी है, तो वी हैव टू फाइट बैक, वी हैव टू स्टैंड इन अ न्यू मैनर, इन अ न्यू फॉर्मेट. ठीक है, हमारे पास पहले की चीजें नहीं है, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से हम लाइफ को जी सकते हैं. फिर है वर्तमानाचे अस्तित्व. ऑब्वियसली एट प्रेजेंट, मतलब मैंने कहा ना कि अस्तित्ववादी से ऐसे लगे कि अस्तित्ववादी में आप फील करते कि जो आप बनना चाहते थे या जो भी है वो आप नहीं कर पाए. लेकिन यहाँ पर कैसा है कि उनको ये होना होता है कि फिलहाल में मतलब भूतकाल में या पास्ट में कैसा था और अभी कैसा है, इसके अंदर अभी फिलहाल जो है उसमें क्या समस्या. मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन नाउ. ठीक है, पहले जो था वो था, लेकिन अभी जो है उसमें क्या समस्या है उसका विचार करके we have to work for resolving that particular issue or problem which is stopping ourselves from moving ahead. या फिर एक जो फिक्सेशन या सैचुरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एक वैक्यूम आ जाता है जब हमारा कुछ करने का मन नहीं होता, हमें ऐसा लगता है बस अब ठीक है, हाँ, और मतलब इच्छा नहीं होती, और ये होने की वजह से फिर हम लाइफ में आगे नहीं जा पाते. एंड दैट इज मैनी पीपल, हमारे मन में भी होता है कभी कभी कि हमें भी लगता है कि नहीं अब कुछ भी मत करो, बस जो है ठीक है. लेकिन क्या होता है, वो एक आध दिन लगता है, देन अगेन वी आर मूविंग अहेड. लेकिन ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं, दे फील दिस पर्टिकुलर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज व्हाई दे नीड गेस्ट आउट साइकोलॉजी. देन वी हैव awareness and contact with the environment. We have to understand our environment. We have to know the internal and external environment. हमारी बाहरिक आणि आंतरिक जी सभोवतालची परिस्थिती आहे त्याला जाणून घेणे आणि त्याला समजून घेणे पण आवश्यक आहे. त्यामध्ये ऑब्वियसली कुटुंब, परिवार जो होता है, मित्र मंडली होती है, समाज के सदस्य होते हैं, ये सब शामिल है. और किस तरीके से ये जो परिवेश है ये आपके वर्तनों को इफेक्ट होता है, करता है.
ये हमें समजणे की कोशिश करना है. आणि म्हणजे काही काही वेळी असे असते की परिवेशामुळे पण आपले जे बिहेवियर आहे त्यामध्ये थोडाफार चेंज होते आणि कधी कधी आपले वर्तन पण त्यापासून निर्धारित होते. फॉर एग्जाम्पल यू आर वी आर फेसिंग द कोविड सिचुएशन एंड यू एंड मी नो वेरी वेल कि मास्क लगाना हम में से किसी की आदत थी, है ना. सैनिटाइज करना वाज नेवर अवर हैबिट. लेकिन कैसा है अभी हम परिस्थिति को देखकर वातावरण का जो परिणाम यही तो है कि अभी हम लोग घर में आते हैं. अभी मैं एक कुरियर लेके आई तो माय नेफ्यू हैज स्प्रेड सैनिटाइजर ऑन इट और मुझे भी हाथ पे सैनिटाइजर मार दिया. तो कैसा है कि दीज आर दी चेंज इन बिहेवियर विच आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट. क्योंकि वातावरण में जो हम चेंज देख रहे हैं उसकी वजह से हमारे बिहेवियर भी चेंज हो गए, राइट. तो ये हमें समझना के लिए ये की कॉन्सेप्ट्स है इस थेरेपी के. इस थेरेपी में जो तंत्र हम यूज करते हैं इसमें बहुत कुछ मतलब आपको नाम भी अजीब लगेंगे बट एनी हाउ इसमें एक होता है टॉप डॉग और अंडर डॉग तंत्र. अंडर डॉग और टॉप डॉग तंत्र जो है इसमें हमारी पर्सनालिटी या क्लाइंट की पर्सनालिटी के दो हिस्से होते हैं माने जाते हैं. एक होता है डोमिनेंट और एक होता है थोड़ा सा जो म्हणजे नमता घेणारा. मतलब हम लोगों में दो पार्ट होते हैं. जैसे अभी मैं आपके सामने मैं आपकी टीचर हूँ तो आई विल बी इन द टॉप डॉग सिचुएशन, राइट. और जब मैं अपने बॉस के सामने हूँ मैं हूँ तो मैं कौन सी सिचुएशन में जाऊंगी, अंडरडॉग सिचुएशन. तो हम में से हर एक में दोनों ही पक्ष होते हैं. यानी हम अपने से बड़ों के सामने अंडरडॉग में चले जाते हैं और अपने से छोटों के सामने हम टॉप डॉग हो जाते हैं. और ऐसे में जो वर्चड़ व्यक्तिमत्व है और जो नमता घेणारा व्यक्तिमत्व है ये जो व्यक्तिमत्व में भी कई बार संघर्ष होता है. और भले ही हम उसके सामने ना झुकना चाहते लेकिन हमें झुकना पड़ा. इसी तरीके से यहाँ पर मतलब एक ही व्यक्ति में दो व्यक्तिमत्वों के बीच में संघर्ष चलता है न चाह के. यानी हम दूसरे के सामने हम सरेंडर तो हो रहे हैं बट आई एम वेरी अपसेट फ्रॉम इनसाइड, है ना. और इसकी वजह से संघर्ष निर्माण होता है कि अरे मुझे नहीं उसको सामने ऐसे बोलना था लेकिन मुझे झुकना पड़ा. और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि इस ऐसी कंडीशन में आंतरिक संवाद करने के द्वारा मतलब क्लाइंट को बोला जाता है कि अपने आप से बात करो. बात करते समय सल्लार्थी व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है. अब वो दोनों ही एक दूसरे से कि तुमने उस सिचुएशन में उसके सामने क्यों ऐसा किया, क्यों सरेंडर किया. तो वो जो अंडरडॉग है वो उसका उत्तर देगा कि अरे ऐसा हुआ था, मैं नहीं करता तो ये नुकसान हो जाता. वही मैं कल भी आपसे यही कह रही थी कि हम अपने आप को जानते नहीं, हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते. सेल्फ टॉक through self talk also means many times we also practice this particular thing कि कई बार कुछ चीजें ऐसे करें क्या हम लोग अपने आप से बात करते हैं ना. वैसे ही यहाँ पर भी बात की जाती है और दोनों ही पक्षों में एक जिसको बोल सकते हैं परस्पर एक कम्युनिकेशन होता है. और फिर वो पुनर्विचार करते हैं और पुनरुत्तर ढूंढते हैं कि शायद इसको इस तरीके से भी हल किया जा सकता था. और इसीलिए जो एक भाग होता है मतलब मान लीजिए कि अगर वो डोमिनेंट वाला पावरफुल है तो बार बार उसको सूचित करेगा तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया. और अगर से वो अंडरडॉग है तो वो हमेशा उन चीजों को क्या करेगा, सरेंडर करता जाएगा. ठीक है. उसके बाद एक रिकामी कुर्ची तंत्र. ये जो तंत्र है ये भी जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से बारिश हो रही तो लाइट चली तो इट इज रेनिंग आउटसाइड एंड हाँ दैट इज. यहाँ पर भी बादल है, हाँ बहुत बादल है. मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चों को इस समय में पढ़ाना पड़ता है और हम अरे लोगों को बच्चों को पढ़ना पड़ता है बिकॉज मौसम अलग है. सो प्लेजेंट. तो लेकिन अभी क्या कर मजबूरी है. सो यस एनीहाउ वी शुड मूव ऑन अवर टॉपिक. तो दूसरा जो मैंने बताया एम्प्टी चेयर टेक्निक जो होती है इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक. एंड इन दैट टेक्निक हम लोग कई बार मतलब उसके जो व्यक्तिमत्व में
कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाया है अभी तक, और ऐसी कंडीशन में उसको उस कुर्सी पर बैठ के एक पक्ष को प्रेजेंट, मतलब वहाँ दो, जैसे अगर पति पत्नी का रोल उसको प्रेजेंट करना है, तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ वो अपने व्यक्तिमत्व के भाव को प्रेजेंट करता है। बारिश ज्यादा ही हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ब्रेक लेना है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली आई वॉज इन माई स्टडी रूम, और ओहो। वहाँ मैं दरवाजे वगैरह खोल के बैठी थी। मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाएगी, तो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग अभी शिफ्ट होने का तो सवाल नहीं, हम करते हैं यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बट देयर इज सम टेम्पररी इंटरप्शन, राइट? इट्स ओके, ठीक नो। है। हाँ, तो हम लोग थे और हम बार बार अपना पॉइंट मिस कर जा रहे हैं। एम्प्टी चेयर टेक्निक, राइट? तो एम्प्टी चेयर टेक्निक में जैसे इन्होंने कहा है कि आप बैठकर या खड़े होकर वो व्यक्ति उस रोल को, या जैसे उसको वहां पर कल्पना करनी होती है कि जैसे अगर उसको कहा जाता है कि मान लीजिए कि आप क्या हस्बैंड किस तरीके से बात करेंगे, वो बैठ के अपना बात करके बताता है, या जिस तरीके से भी जो उनके बिहेवियर होते होंगे। तो कैसा होता है कि व्हेन वी आर प्लेइंग रोल ऑफ समवन, तो ऑब्वियसली हम उसका जो भी बिहेवियर पैटर्न हम फॉलो करते हैं, और ऐसी कंडीशन में कई बार हम लोग क्या करते हैं, लोगों को इस चीज की जानकारी दे देते हैं कि ये जो मतलब वो व्यक्ति किस तरीके से हमारे साथ बात करता है, और किस तरीके से हमारे साथ उसके जो भी मतलब इश्यूज हैं उसमें उसका क्या रोल हो सकता है। अब मान लीजिए कि जैसे कई बार मैंने एक बार एक बच्चे के बारे में था कि ही वाज फेसिंग प्रॉब्लम विद हर ग्रैंडमदर इन चाइल्डहुड, ठीक है। अब वो हो गया, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ चीजें उसके मन में घर कर गई, एंड दैट इज व्हाट ही वाज फीलिंग दैट। अब मैंने कहा ना कि पास्ट का इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट पे होता ही है, और जब वो प्रॉब्लम आई और व्हेन एम्प्टी चेयर टेक्निक वाज यूज्ड, तो उसने वहां पर मतलब उसको बोला गया कि मान लीजिए ये मतलब आप यहाँ ये बैठे हैं तो क्या होगा, फिर ये बैठे तो क्या होगा, इस तरीके की चीजें हुई। तो उसे किसी भी रोल को प्रेजेंट करते समय प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दिखी, तो उसको कहा गया कि अब इनको इमेजिन करो, अब इनको इमेजिन करो। तो देन ही इमेजिन, मतलब अपना विलिंगली ही इमेजिन हिज ग्रैंड मदर, और जब उसने ग्रैंड मदर को इमेजिन किया और उसकी तरीके से उस रोल को उस कुर्सी पर उसको इमेजिन करके उससे बातचीत करना शुरू की, तब समझ में आया कि उसका प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी ग्रैंड मदर की वजह से है, और फिर उसको उस चीज से बाहर निकालने के लिए काउंसलर्स ने मदद की। तो होता है कई बार, जैसे हम लोग काउंसलिंग में एक बार करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जैसे हमें किसी पर गुस्सा है तो हम बच्चों को बोलते हैं तकिया लो बेटा और उसको मार। मैनी टाइम्स आई ऑल्सो डू, कि हमें लगता है कि कई बार बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, घर के बच्चे भी हमारे आपस में खूब खींचातानी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग टीचिंग में हैं तो हमारे पास कई बार वेस्ट पेपर्स होते हैं। आई कीप दोज पेपर्स वेरी मतलब केयरफुली, और ऐसी कंडीशन में मैं उनको कागज देती हूँ, बोलती हूँ बेटा इनको जितना बारीक फाड़ना है, जितना फाड़ना तुम फाड़ो। उससे क्या होता है, जो मन का स्ट्रेस है, वट एवर दी वी कैन से कि इरिटेशन और द फीलिंग ऑफ बोल सकते हैं ना कि एक डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा ही उनमें एक अग्रेशन की भी फीलिंग होती है, वो सब इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव वर्क में निकल जाता है। तो ये भी रिकामी कुर्ची तंत्र भी द सेम टाइप ऑफ टेक्निक है। इतने समय में बहुत ज्यादा बताना पॉसिबल नहीं, बट इट इज अ वंडरफुल टेक्निक विच हैज बीन यूज्ड इन गेस्टॉल साइकोलॉजी। और इस तरीके से जो गेस्टॉल साइकोलॉजी है या गेस्टॉल काउंसलिंग है, ये इट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आर फीलिंग, हम बोल सकते हैं मोनोटोनिसिटी लगती है, कई बार हम मोनोटोनस फील करते हैं, नीरस फील होता है, लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा भी कभी कभी फील होता है। सब कुछ होने के बाद भी ये फीलिंग कई बार हम लोगों को आती है। कई बार अगर साइकोफिजिकल प्रॉब्लम है या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है, तब भी हम इनको मदद कर सकते हैं। कई बार जैसे मैंने कहा कि अगर उनके मन में संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष की वजह से उनका जो डिसीजन मेकिंग है या जो जवाबदारी लेने की क्षमता है वो कम हो गई है, तब हम इस थेरेपी का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल थेरेपी विच इज यूज। मीन्स मैंने भी अभी तक ये देखा कि from my personal experience and from the other people also, I have observed this one thing
कि कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा लाइफ क्यों ना चले, देयर इज वन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड वी कैन से कि फिक्सेशन, कि कहीं ना कहीं वहां पे मतलब ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ना तो कुछ करना है, एक एकदम से एक ठहराव आ जाता है लाइफ में, और हम ना तो आगे जाना चाहते हैं और ना ही हम और कुछ मूव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है हम लोग, जैसे हमने काफी पढ़ाई की, आई हैव डन पीएचडी, और पीएचडी के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगी, बिकॉज ऐसा नहीं मैं एग्जॉस्ट हो गई। फिर हमें किसी ने कहा कि भाई एमए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हमने हमारी एक मैम थी, शी वाज वेरी गुड, और उन्होंने मुझे कहा कि रुबीना अगर ग्रो करना है कि तो तुम उसके आगे जाओ ना, जो स्टेज तुम पार कर चुकी है, यानी तुम ऑलरेडी पीजी कर चुकी हो, हाँ नॉलेज के लिए गेन करना है तो तुम करो, लेकिन बोले ऑलरेडी तुम उसी फील्ड में हो तो उसके लिए दूसरे सब्जेक्ट में पीजी या दूसरे सब्जेक्ट में पीजी करके मतलब नहीं, उसके बजाय वही टाइम तुम डिलीट करने में या फर्दर चीजों में लगाओ, पेपर लिखने में लगाओ। तो मुझे समझ में आया कि वाकई में ये अपने अपने शौक होते हैं। सम पीपल्स आर फीलिंग वेरी सेटिस्फैक्टरी कि उनके पास 4-5 सब्जेक्ट में पीजी डिग्री है, सो दे आर हैप्पी विद देम, नो प्रॉब्लम। बट मेरे जैसे लोग जिनको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, अब आगे यानी पढ़ाई करना और एग्जाम देना, तो वैसे लोगों के लिए ये चीज अच्छी साबित हुई, और हमने उस चीज को दूसरे फील्ड में यूज किया, पीएचडी गाइड और पीएचडी और रिसर्च वगैरह में हमने उस एनर्जी को डाल दिया। तो मैनी टाइम्स द पीपल आर फीलिंग, हमें भी लगता है अरे अब हो तो गया, अब ये भी कर दिया, ये भी कर, अब क्या। बट मैंने कहा ना, हमें लाइफ में जब तक गोल्स नहीं होंगे या अगर इस तरीके के सैचुरेशन में हम रह जाएंगे तो हम कभी ग्रो अप नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी हैव टू मूव ऑन, एंड फॉर मूविंग ऑन वी हैव टू find out some meaning, some meaningful things, and some challenges in our life. And in that, gestalt therapy helps us to find out these ways. Okay. Then we have Vartan Upchar Paddhati, means behavioral approach. The second approach which I am going to cover today is Vartan Upchar technique. This is a very common technique, and मेरे ख्याल से इसमें मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, मैं आपको इसको ब्रीफ में बताती हूँ। आप इसको खुद भी पढ़ के जब समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कल भी मैंने कहा था कि हमारे वर्तन या बिहेवियर, अब बिहेवियर्स आर लर्न रॉन्गली, या जिसको हम कहते हैं कि फॉल्टी बिहेवियर हम सीख लेते हैं। फॉल्टी बिहेवियर हम जिसे जब सीख लेते हैं तो कई बार वो बड़े होने पर जब हम उसको करते हैं, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम बच्चों के साथ जब हम लोग चीजों को करते हैं, तो बच्चों के साथ करते समय हमने ये देखा कि बच्चे रॉन्ग जो भी प्रैक्टिस सीख लेते हैं, उस समय तो हमें वो अच्छी लगती है, फिर हम उसको हंसते हैं या जो भी उसको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो दैट इज प्रमोटेड इन हिम और हर, और वो उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हम उसको डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं या फिर पनिशमेंट देते हैं, तो वो चीजें बच्चे में धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाती है। सो आदतें, बिहेवियर थेरेपी इस बात पर फोकस करती है कि वर्तन और आदतें इस बात पर डिपेंड करती है कि जब हमने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो वर्तन किया था, तो हमें उसके बदले में क्या परिणाम मिला। अगर पॉजिटिव मिला तो वो वर्तन प्रमोट होगा, मतलब वो वर्तन बढ़ता चला जाएगा। अगर नेगेटिव मिला था तो वो वर्तन अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि वर्तन अच्छा था कि खराब था, वर्तन अच्छा रहा हो खराब रहा हो, अगर उस पर दूसरों ने ताली बजाई है, दूसरों ने उसकी प्रशंसा या उस पर उसको अप्रिशिएट किया है, तो वो वर्तन बच्चे की नजर में वो वर्तन अप्रोप्रिएट समझा जाएगा, एंड ही इज गोइंग टू कंटिन्यू दैट बिहेवियर इन फ्यूचर लाइफ। हमारे मोहल्ले में एक बच्चा था, ही वाज अब्यूजिंग द पीपल, गाली शिवा देने म्हणजे बच्चों के मुंह से गालियां अच्छी लगती है, हमने देखा। मोहल्ले वाले क्या करते थे, कई बार उसको बोलते थे, मतलब सताते थे और उसको बोलने देते थे। अच्छा, बोलने के बाद उसके फादर और मदर का काम था कि उसको मना करना चाहिए, तो वो उसे मना नहीं करते, और मना नहीं करते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, हंसते थे। तो ही गॉट हैबिट ऑफ ये जो शिवा देने और गाली देने की उसकी आदत हो गई। मुझे आज भी याद है, मेरे साथ बचपन में ये हो चुका है। मेरी माँ कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, मगर वही है ना, पैरेंटल ट्रेनिंग जो रहती है। हम लोग कुछ गौली मोहल्ले में रहते थे और वहां से मैंने एक गाली सीखी, और गाली, बच्चे होते हैं ना, 6-7 साल की मैं थी और घर आके मैंने उस गाली का
प्रेजेंटेशन घर में कर दिया। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, उसने मुझे एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप उठाया और 1 2 3 पेटियां होती थी, पहले बॉक्सेस होते थे, आयरन बॉक्सेस, उस आयरन जो शीट की पेटी पर उसने मुझे सबसे ऊंचे पे बिठाया, जो करीब 5 6 फुट की रही होगी ना, मैं वहां से कूद सकती थी। और उसने लाई मिर्ची, मिर्च कौन सी, रेड चिली होती है ना, जो सूखी हुई ड्राई रेड चिली, एंड शी हैज पुट दैट इन माय माउथ। और उसके बाद बोला कि आज के बाद बोलेगी। तो मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी में कभी ये शब्द बोलना ही नहीं है। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई हेजिटेट, मतलब होता है कई बार आप तो जो सिचुएशन में होते हो तो आप सीखते तो हो, लेकिन उसको मैं बस बोल सकते ना कि उसका जो प्रेजेंटेशन मेरे लाइफ में बहुत कम है, और ना ही मैं उसको यूज करती हूँ, क्योंकि दैट एक्सपीरियंस आई हैव। तो अगर वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा माँ ने जो मुझे, मेरी मम्मी ने जो मुझे पनिशमेंट दिया, शायद वो नहीं दिया होता, तो शायद मेरे अंदर भी वो हैबिट हो जाती। और आई यूज टू गिव शिवा एंड गालीज टू दी अदर पीपल, और अब्यूज कर सकती थी। लेकिन कैसा होता है, ये चीज मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, लेकिन जिन बच्चे पर हंसा जाता है उसके अंदर वो समय निमृत हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे को नहीं मालूम होता कि बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है, बट व्हेन द वो उसको जो करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स है वो अगर पॉजिटिव मिल रही है तो वो उस बिहेवियर को बार बार करेगा, और जो अगर उसको करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स नेगेटिव मिल रही है तो वो उस बिहेवियर को नहीं करेगा। और इसी से हम शेपिंग करते हैं। हम बच्चों को जनरली अच्छे बिहेवियर करने पर, मतलब नॉर्मल फैमिली में हम लोग क्या करते हैं, अच्छे बिहेवियर करने पर हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, और बुरे बिहेवियर करने पर पनिशमेंट देते हैं। बाय दैट वी आर गोइंग टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ गुड बिहेवियर्स और अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स इन आवर चिल्ड्रन। और जब हम लोग उसमें जो गलत बिहेवियर देखते हैं तो वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द बैड बिहेवियर्स और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर इन आवर किड्स। और इसकी वजह से हम इसको आकारण का मतलब है, शेपिंग का मतलब है, हम बच्चे को अपने हिसाब से उसके अंदर व्यवहारों को विकसित करते हैं। ब्रशिंग शुरू में सभी को त्रासदायक लगती है, रोज बच्चे नाटक करते हैं, हमें नहीं करना नहीं करना, बट लेटर ऑन जब माँ बार बार माँ या घर के लोग उठा के हमें ब्रशिंग की आदत डालते हैं तो क्या होता है, आज आप और मैं जब उठते हैं तो पहले ब्रश ही हाथ में लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ हैबिट। यानी हैबिट ऐसी चीज है कि अनकॉन्शियसली भी आप उस चीज के प्रति जा सकते हो। तो सभी हैबिट्स अच्छी नहीं होती, जैसे मैंने कहा बड़े लोग भी कई बार रॉन्ग बिहेवियर्स लर्न करते हैं, जैसे कल भी मैंने कहा था ड्रग एडिक्शन है, या फिर किसी भी चीज का एडिक्शन है, आजकल इंटरनेट एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, ये सारी चीजें जब बड़े लोगों में भी आ जाती है तो दीज आर दी बैड बिहेवियर। और शुरू में इसका जो रिवॉर्ड मिलता है तो लोगों में वो बिहेवियर प्रमोट होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अगर अल्कोहल का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कई बार हमें जो रिस्पॉन्स मिला कि पॉजिटिव, अरे मेरे दोस्तों ने मुझे पसंद किया व्हेन आई हैव टेकन ड्रिंक। तो क्या हुआ कि उस चीज के लिए मैंने पहली बार दूसरी बार शुरू किया, और फिर then it becomes a habit, और when it becomes a habit you cannot live without it, right? तो कई बार हैबिट्स अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, बिहेवियर भी अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। सबसे बड़ी बात इनअप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट में हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो जब भी कभी ऐसे रॉन्ग बिहेवियर्स हम लर्न कर लेते हैं, उन बिहेवियर्स को दूर करने के लिए और उन बिहेवियर्स को रिपेयर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हम बर्तन उपचार पद्धति का यूज करते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में भी माता पिता या घर के लोगों द्वारा यूज की जाती है, बट दे डिडंट नो कि ये एक टेक्निक है। ये जनरली एक रिपेयरिंग टेक्निक के तौर पे यूज होती है। आई हैव गॉन थ्रू फेसबुक एंड इन दैट आई गॉट वन मैसेज कि विकिपीडिया में पूछा गया कि व्हाट इज चप्पल, चप्पल मतलब जो स्लीपर्स हम पहनते हैं, तो उसमें इतना अच्छा एक आंसर दिया था कि चप्पल इज दैट टूल which Indian mothers or fathers use to repair their child। यानी बच्चों को ठीक करने के लिए भारत में चप्पल is used as a tool, and that joke was there, and truly I have seen the Indian mother father use anything to beat children। और इस वजह से क्या होता है कि कई बार बच्चे को ऐसा लगता है, और उन्हें उनके मन में एक मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग है कि मारने से बच्चा ठीक हो जाएगा। आई एम अगेंस्ट बीटिंग एंड मतलब
पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज आई थिंक कि ऐसा करके माता पिता सिर्फ अपनी गुस्सा निकालते हैं। आपको पनिशमेंट देना तो इफेक्टिव पनिशमेंट करना बंद कर दो। आप लोग उससे उसको मतलब उसकी किसी भी प्यारी चीज या कोई चीज से डिप्राइव करो, then he realize the value of that particular thing, और उसको समझ में आएगा कि अगर मैंने इस तरीके के रॉन्ग बिहेवियर्स किए तो मुझे ये चीज नहीं मिलेगी या इस चीज से मुझे दूर कर दिया जाएगा। तो कैसा होता है कि पनिशमेंट इज नॉट ऑलवेज फिजिकल, मगर लाइक जस्ट फॉर अ जोक आई हैव टोल्ड यू कि कई बार इस तरीके की चीजें भी, यानी बच्चा जो होता है वो माता पिता की डांट को एक लाइफ का एक एकदम से एक प्रैक्टिस या जिसको बोल सकते हैं रूटीन समझ लेता है। और कई फैमिलीज में बिना मार खाए और बिना डांट खाए बच्चों का दिन नहीं गुजरता। एनी हाउ दैट इज नॉट अवर टॉपिक, मगर कैसा होता है उससे बिहेवियर रिपेयर नहीं होते। बिहेवियर रिपेयर करने के लिए प्रॉपरली हमें बिहेवियरल अप्रोच को या बिहेवियरल काउंसलिंग को यूज करना होता है। व्हेनेवर अ पर्सन इज कमिंग टू यू with the complaint कि I have developed this particular behavior, वो ऐसे नहीं बताएगा एकदम, लेकिन वो ये बोलेगी मैडम मुझे बहुत मतलब ये इसकी आदत हो गई है, मैं इस तंबाकू या जो भी अल्कोहल के बगैर नहीं रह पाता, या समटाइम्स इंटरनेट एडिक्शन इज देयर, मोबाइल एडिक्शन है। तो तब आपको मतलब समझ में आएगा कि इट इज अ रॉन्ग लर्न्ड हैबिट और बिहेवियर एंड ही और शी want to remove और मतलब minimize that particular habit। और तब हम लोग कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। मेनली ये जो टेक्निक होती है ये दो तरीके से काम करती है। फर्स्ट इट वर्क फॉर द बोल सकते हैं कि एनकरेजिंग और डेवलपिंग या रिप्लेसिंग द डिजायरेबल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन प्लेस ऑफ द undesirable or the inappropriate behavior, and of course it also helps us फॉर लर्निंग ऑफ न्यू हैबिट्स। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से काम करती है कि एक तरफ तो ये बिहेवियर को सुधारती है, रिपेयर करती है, और दूसरी तरफ ये हमें नए जो बोल सकते हैं स्किल्स या नई आदतों को सीखने के लिए भी मदद करता है। इसमें कई टेक्निक्स है। पद्धतिशील असंवेदनशीलन मीन्स सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। हम कभी कभी किन्हीं किन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा ही डरने लगते हैं, और तब बिना वजह के भी, मतलब टीवी में भी अगर अजगर या सांप देख लिया तो हम डरने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसे धीरे धीरे उन चीजों के प्रति, वो इसलिए कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन चीजों के लिए, हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो हम नहीं डरेंगे, लेकिन हमारा जब ध्यान जाएगा तो हम बराबर डरेंगे। तो सेंसिटाइज होने की वजह से वो जो डर है हमारे अंदर आता है, तो धीरे धीरे हम उन चीजों से उसको डिसेंसिटाइज करते हैं। इसमें पहले ही क्लाइंट की जो भी भीतिदायक उद्दीपक है या जो फ्राइटनिंग स्टिमुलस है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। कम डराने वाले से लेकर ज्यादा डराने वाले तक की एक लिस्ट तैयार की जाती है, हायरार्की होती है। और उसमें वो तैयार करने के बाद क्लाइंट को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यहाँ बताना पॉसिबल नहीं, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि उसमें पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उसको जैकोब्सनियन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कहते हैं। पूरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें जो जॉइंट्स हैं उनको एक जगह बैठ के स्ट्रेच करने को कहा जाता है, और इतना स्ट्रेच और इतना टाइट हम उसको कर लेते हैं कि दर्द होने लगे, एंड फिर उसको कहा जाता है कि नाउ रिलैक्स। तो फिर जब हम उसको अपनी बॉडी को लूज छोड़ते हैं तो देन वी फील रिलैक्सेशन। तो जब टेंशन में वैसे ही होता है, टेंशन में हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है और बहुत सारे जो तनाव हमारी बॉडी के मसल्स में आता है, और जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है उसके मसल्स लूजन हो जाते हैं एंड वी फील कंफर्टेबल। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे सामने फ्राइटफुल सिचुएशन आती है तो ये पहली वाली कंडीशन आ जाती है कि स्ट्रेच हो जाता है। तो यहाँ रिलैक्स होना सिखाते हैं कि नहीं, आने के बाद ही आपको उसमें रिलैक्स होना है। तो जैसे ही वो चीज आई तो उनको कहा जाता है रिलैक्स, यानी बॉडी में जैसी एक टाइटनेस या स्टिफनेस या स्ट्रेचिंग सिचुएशन आने लगी, वही हमने उनको रिलैक्स होने को बोला, तो वो लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीखते हैं, रिलैक्स रहना सीख जाते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये फिर बार बार पहले छोट मतलब जैसे मैंने कहा कम डरावने से लेकर धीरे 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 सभी स्टिमुलस उसके सामने या सिचुएशन प्रेजेंट की जाती हैं और उसको रिलैक्स होने को कहा जाता है, फिर प्रेजेंट की जाती है, रिलैक्स होने को कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे वो डिसेंसिटाइज हो जाता है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन बोलो या उस स्टिमुलस को बोलो, उसके प्रेजेंस में भी वो रिलैक्स रहना या काम एंड कूल रहना
सीख सकता है। तो हमारे डर हम दूर कर सकते हैं। मुझे हाइट से बहुत डर था, और बहुत डर था, मतलब इतना डर था कि मैं तीसरी मंजिल पे जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं यहाँ से गिर ना जाऊं। एंड दैट इज व्हाई आई हैव नेवर ट्रेवल्ड इन फ्लाइट। मतलब मुझे बड़ा, मैंने कई बार फ्लाइट टाल दी। ऐसी कंडीशन में क्या होता था, क्योंकि मेरे मन में एक डर था, मेरा भाई एक बार छत पे से गिर गया था शायद, लेकिन आई नो दैट कॉज। लेकिन कैसा हुआ कि धीरे धीरे मुझे ये लगा अभी कि भाई अगर एक बार ऐसा हुआ कि बॉम्बे गए और मुझे 4-5 बार 4 मंजिल 4th फ्लोर पर जाना आना पड़ा, सीढ़ी से जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिफ्ट में भी नहीं बैठती थी। तो उस समय मैंने लिफ्ट यूज की। मीन्स हम ये चीजें अपने पे अप्लाई कर चुके हैं। व्हेन द सिचुएशन इज देयर वी हैव टू डिसेंसिटाइज अस। अब मैं उसमें लिफ्ट में हूँ और मैंने अपनी आंखें आंखें बंद कर ली और सोच लिया कि इसको महसूस ही ना करूं। और उसके बाद मैंने जब 3-4 बार लिफ्ट में अप डाउन किया तो मेरा डर अपने आप निकल गया, और मुझे लगा कि ठीक है, वो जो ऊपर जाते हैं और नीचे आते तो वो थोड़ा सा एक हमें फील होता है, बट जो डर था उसमें मैंने एक जीत हासिल कर ली। और अब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता लिफ्ट्स में या हाइट से। लेकिन कैसा होता है कि हमने खुद किया, मैंने उन कंडीशंस में अपने आप को रिलैक्स रहना सिखा दिया। वैसे ही थेरेपिस्ट या काउंसलर फ्राइटफुल या टेंशन वाली कंडीशंस में क्लाइंट को उन चीजों से अनअफेक्ट रहना या रिलैक्स रहना सिखाता है, और व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है। दूसरा जो एक टेक्निक है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वो होती है फ्लडिंग। यानी हम उन सिचुएशंस से उनको बार बार फेस कराते हैं जिनमें जो से वो डरता है या जिसको वो टालना चाहता है। और बार बार जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कैंसर पेशेंट्स की फोटो बार बार लोगों को दिखाई जाती है। दिखाई इसलिए जाती है ताकि वो रियलाइज करे कि अगर वो अपनी टोबैको ईटिंग या इन हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दे कैन आल्सो हैव दैट पर्टिकुलर डिजीज, राइट। उसी तरीके से तीसरी टेक्निक मॉडलिंग की टेक्निक है। कई बार हम लोग जिन चीजों से डरते हैं तो सामने कोई व्यक्ति की फोटो वीडियो या फिर खुद मतलब पर्सनली पण भी वो व्यक्ती आपल्याला दाखवू शकते की जैसे शिमला वगैरह में जाओ तो शिमला में लेडीज भी अजगर सांप पाइथन जिसको बोलते हैं वो डाल के गले में खड़ी रहती है। तो जैसे अगर कोई बच्चे डरते हैं तो हम उनको उस तरीके की फोटो दिखाते देखो ऐसे तो गले में डालना। हम ये नहीं कह रहे बच्चे ने गले में डालना चाहिए, लेकिन ये दिस इज ऑल्सो एसेंशियल, उसको देखते ही उसे चीखना पुकारना नहीं चाहिए, राइट। तो हमें उसका वो डर दूर करना, राइट। और ये जब होता है तो तब हम लोग उसको धीरे धीरे जब वो इन सब सिचुएशंस को देखता है कि ये भी तो हमारी तरह है, और ये जब इस तरीके से इस चीज से नहीं डर रहा है तो मुझे भी नहीं डरना चाहिए, दैट फीलिंग्स कम्स इन देयर माइंड। और वो मॉडल को देख के धीरे धीरे वो उसको हाथ लगाना या उसको देखकर काम एंड कूल रहना सीख जाता है। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे जो काम घर पर नहीं करते वो स्कूल जाकर दूसरे बच्चों के सामने साथ में करने लगते हैं। आप घर पे कितना भी सिखा लो, कई बार बच्चे, क्योंकि वो जो एज ग्रुप है पीयर ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्हेन पीयर ग्रुप परफॉर्मिंग एनी बिहेवियर तो उसको लगता है ये भी तो मेरे जैसा ये कर सकता है तो मैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना आती है। एंड दैट सिच्युएशन जे मुले आहे लहान मुले आहे ते तो वर्तन करतात जे माता पिता किंवा आई वडील शिकवत होते, पण ते म्हणजे ते मुलांनी शिकले नाही, कारण की त्यांना असं वाटत होतं कि ये तो बड़े हैं तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब वो अपने समान बच्चों को ऐसा करने को देखते हैं तो दे लर्न इट इजीली, राइट। उस तरीके से मतलब अवर्सिव कंडीशनिंग है जिसमें अल्कोहलिक पेशेंट्स को एंटाब्यूज नाम का एक दवा होता है, वो कई बार डाल के दे दिया जाता है भी। और ही फील्स वॉमिटिंग सेंसेशन व्हेनेवर ही टेक अल्कोहल, और धीरे धीरे उसको एक एसोसिएट हो जाती फीलिंग कि जैसे ही वो अल्कोहल या शराब देखता है तो ही फील दैट नॉजिया सिचुएशन कि उसे वॉमिटिंग सिचुएशन वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगती, सॉरी। तो जब वॉमिटिंग सेंसेशन आती है तो देन क्या होता है प्रॉब्लम कि ही और शी जो भी क्लाइंट है तो उसको वो चीज से वो चिढ़ने लगता है कि जैसे आप और मैं भी होते हैं, बदबू की जगह से बच के चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो लोग होते हैं वो इन चीजों को के साथ कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जब जुड़ जाती हैं तो उनको देखते से ही वो नेगेटिव फीलिंग ट्रिगर हो जाती है और वो उस चीज को अपने पास से हटाने की कोशिश
कोशिश करता है। तो टोकन इकोनॉमी वाज आल्सो देयर, जो कई बार पेशेंट्स या बच्चों के साथ यूज की जाती है। जेल में इसका उपयोग किया जाता है कैदियों के साथ। अगर अच्छा वर्तन कैदी करते हैं, देखिए हमारी टेक्निक्स इतनी पॉपुलर है कि दे आर आल्सो यूज्ड जेल्स एंड ट्रीटिंग द पेशेंट्स आल्सो एंड फॉर द प्रिजनर्स आल्सो। तो वहां वो बता रहे थे कि जेल में जो लोग काम करते, जैसे संजय दत्त जी भी जेल में थे तो उन्होंने काफी पैसे कमाए थे, उसी तरीके से नागपुर जेल में भी टोकन सिस्टम है। यानी अगर जो प्रिजनर्स हैं वो अच्छे वर्तन करते हैं, अप्रोप्रिएट वर्तन करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो उनको टोकन्स दिए जाते हैं। बाद में वो टोकन्स को वो लोग मनी में एक्सचेंज करते हैं। जेल में एक छोटा सा शॉप भी है, कभी आपने जेल की विजिट की कि नहीं, जाना मत, विजिट करना, ठीक है। तो हम लोग विजिट पे गए हैं, वहाँ एक छोटा सा शॉप होता है जहाँ उनकी जरूरत की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। So they can purchase the things which they desire to have from that there, और इसके लिए वो उन पैसों का यूज कर सकते हैं। तो टोकन इकोनॉमी में मतलब टोकन दिया जाता है, और जैसे 5 टोकन के बदले आइसक्रीम मिलती है, 10 टोकन के बदले वो बालों में लगाने का तेल ले सकते हैं, 15 टोकन की है तो उनको एक आधी टी शर्ट या जो ये होती है रुमाल, हैंकरचीफ वगैरह वो ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो टोकन को एक्सचेंज करके वो उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कई बार, और कई बार टोकन के थ्रू भी हम एक्सचेंज दे सकते हैं। तो ये टोकन इकोनॉमी भी इसलिए यूज की जाती है ताकि उसको रीसेंट, मतलब कभी भी कैसा होता है, मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहेवियर अभी किया, उसका जो पुरस्कार है या उसका जो भी रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है वो आधे घंटे बाद मिले। अब अगर मैंने अच्छा बिहेवियर किया और मुझे किसी ने 2 घंटे बाद कुछ ला के दिया तो मैं भी सोचूंगी ये क्यों मिला। बच्चों को भी कई बार ऐसे ही होता है, बच्चे को समझ नहीं आता कि मैंने तो कल अच्छा काम किया था, आज रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है। सो इट शुड बी इमीडिएट। अगर बच्चे ने अच्छा काम किया तो वो एसोसिएशन डेवलप होता है कि ये करो, मतलब आई हैव परफॉर्म गुड बिहेवियर, आई गॉट चॉकलेट, राइट। द सेकंड थिंग इज पनिशमेंट भी ऐसे ही होना चाहिए। बच्चे ने कल गलती की थी, हमें आज रियलाइज हुई हम आज मारेंगे, तो बच्चा भी कंफ्यूज, हमको क्यों मारा। या किसी ने मुझसे बात नहीं की तो हम बोलेंगे आज तो कुछ मेरा इससे इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, इसने मुझसे बात क्यों नहीं की, उसमें कोई गलती हुई हो। तो क्या होते हैं, पनिशमेंट्स भी इंस्टेंट होना चाहिए और रिवॉर्ड भी इंस्टेंट होना चाहिए। बाय दैट वी एस्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन आवर बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरीके से बिहेवियरल थेरेपी का बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। मैं कुछ ही छोटे छोटे से यूज आपको एक एक लाइन में बताऊंगी। इसमें जैसे कई बार कुछ बच्चों को अनवांटेडली दे यूरिनेट ऑन देयर बेड, इसके लिए इसका यूज होता है कि उनको किसी तरीके पनिशमेंट नहीं दिए जाते, लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसमें उनको ऐसे डायपर्स पहनाए जाते हैं जिसमें एक बेल बजता है व्हेनेवर द ब्लैडर इज इन द कंडीशन टू यूरिनेट। तो वो ब्लैडर जो होता है वो जब खुलता है तो उसके बाद वो डायपर टाइट होने से वो बेल बजता है और उसकी नींद खुल जाती है, एंड मतलब उसकी वजह से वो बेड वेटिंग की बजाय यूरिनेशन अपने प्रॉपर प्लेस पर करता है। उसी तरीके से कई बार डर से मुक्ति पाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जो इसका उपयोजन है बहुत ज्यादा है, मतलब बिहेवियरल थेरेपी को वाइडली यूज किया जाता है, एडवर्टाइजिंग में बोलिए, बिहेवियर सुधारने के लिए बोलिए, डिजायरेबल बिहेवियर डेवलप करने के लिए बोलिए। तो इट इज वाइडली यूज थेरेपी बाय वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ knowledge. So that's all in behavioral therapy. Now we comes to the last interesting therapy, क्योंकि जो eclectic है that was not having its own assumptions and all the things. So transactional analysis, one of the very important therapy is there. हाँ, बिहेवियर थेरेपी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, स्किनर का है, पावलोव का है, यानी जिन जिन ने जो टेक्निक्स दी वो बेंडूरा का ऑल्सो। बेंडूरा वाज वेरी फेमस फॉर मॉडलिंग प्रोसेस, राइट। Modeling means not the fashion modeling. Modeling means whenever someone is presenting some behavior in front of you and you are going to copy it or imitate it, so he becomes your model. So those who are demonstrating that behavior, they are considered as model. And हम लाइफ में, मैं मानती हूँ कि 70-80% चीजें जो हैं वो हम लोग किससे सीखते हैं, निरीक्षण, मतलब दूसरों को देखकर। और इसीलिए मॉडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ माइंड, ठीक है।
So I think I need just 1 minute break. उसके बाद हम लोग TA यूज कर शुरू करते हैं. Yes, yes, please. अभी तक जितने भी अप्रोचेस आपके हुए हैं उसके संबंध में आपके कुछ प्रश्न होंगे, तो आप उस प्रश्नों को तैयार रखिएगा. टीए जो है ना, टीए इज, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जहाँ पर भी ह्यूमन रिलेशंस है वहाँ यूज होता है. ठीक है. हाँ, ये दिस इज नॉट अ टीए. Actually, it was taken as the transactional analysis. ठीक है. So this will be the last topic for today's lecture. उसके बाद हम eclectic approach पर थोड़ा सा एक focus करेंगे. And you prepare your questions with you. तो ये है, ये एरिक बर्न ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की, और ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं हम इसे, आंतरक्रिया विश्लेषण, काही पुस्तकांमध्ये याला यानी व्यवहार विश्लेषण टेक्निक भी बोला है, लेकिन ये व्यवहार विश्लेषण टेक्निक नहीं है. एक्चुअली हम इसको आंतरक्रिया विश्लेषण. हेलो, देयर इज सम डिस्टर्बेंस आई थिंक. संध्या, हाँ संध्या मैडम सर, किसी की माइक बोले बदले चलो. ठीक है, ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये बहुत सारी एचआर के फील्ड में, ह्यूमन रिलेशंस के फील्ड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. तो कई बार कैसा होता है कि भी जैसे एरिक बर्न जो इसके प्रमोटर्स हैं, जिसको पायनियर हम बोल सकते हैं, उनका ये मानना है कि हमारे मन में या हमारे माइंड 3 स्टेट में काम करता है. और जो हमारी 3 ईगो स्टेट है, वो स्टेट है पैरेंट स्टेट. दूसरी होती है, जो पैरेंट स्टेट में भी कई स्टेट हैं. पैरेंट स्टेट में एक कंट्रोलिंग पैरेंट स्टेट होती है, और एक होती है नर्चरिंग पैरेंटिंग स्टेट. मतलब एक में कंट्रोलिंग यानी हुक्मशाही वाला भाग होता है, और एक में संवर्धक या पोषक वाला भाग होता है, लोकशाही बोल सकते हैं. दूसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट. दूसरी स्टेट जो हमारे माइंड की होती है वो होती है चाइल्ड ईगो स्टेट, जिसमें हम एक बालक की अवस्था में पहुंच जाते हैं. और जिस तरीके से एक बालक इमैच्योर और बिना सोचे समझे बिहेवियर करता है और अपने आप को छोटा भी मानता है, उस तरीके से हम बिहेवियर करते हैं. वहां पर भी 2 प्रकार के स्टेट होते हैं, प्री चाइल्ड स्टेट और एडॉप्टेड चाइल्ड स्टेट. तो और तीसरा होता है प्रौढ़ अहम व्यवस्था या एडल्ट लाइफ, एडल्ट ईगो स्टेट. यहाँ पर एडल्ट मीन्स हु मैच्योर, है ना, मैच्योर हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एट अ मैच्योर लेवल. तो ये जो है, ये 3 प्रकार के स्टेज होते हैं, जो सोचता है, समझता है, निर्णय लेता है और लोगों को समझने की कोशिश करता है. और चौथा जो इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट है लाइफ स्क्रिप्ट, जीवन लिपि या जीवन शैली. हमारी लाइफ स्टाइल किस तरीके की है, और किस तरीके का जो भी माहौल या वातावरण हमें मिला है, किस तरीके की संस्कृति, किस तरीके की, जिसको हम बोलते थे सामाजिक आर्थिक वातावरण हमें मिला है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे अंदर एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल डेवलप करती हैं, और उस तरीके से हमारा सोचना और समझना डिसाइड होता है. इसके बाद इन्होंने गेम्स थेरेपी भी इन्होंने की कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है. इन्होंने गेम्स पीपल प्ले करके एक बुक पब्लिश की थी, और इसमें ये जो थ्योरी में इन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं इसको इन्होंने ये कहा है कि कई बार हम लोग मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना होशियार है, कितना अच्छा है, ये दिखाने का हम एक इनडायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं. और कई बार हम लोग यानी एक दूसरे के से वर्तन के माध्यम से खेलते रहते हैं, यानी हम लोग जो भी एक दूसरे के साथ करते हैं वो कहीं ना कहीं हेतु पुरस्सर होता है. और कई बार इस उसमें यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम कई गेम्स खेलते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार के बिहेवियर या सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं.
और इसीलिए इन्होंने कहा है, जैसे इन्होंने एक गेम थ्योरी में एक एग्जाम्पल पर दिया है कि टीवी पे कई बार कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल आता है और उसमें वो बोलते हैं, मतलब वो लोग ये बताते हैं ना, जैसे आपने ड्यू का देखा, डर के आगे जीत है, ये इस तरीके की चीजें हैं। अब यहाँ पर कैसा होता है कि जो वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये वो व्यक्ति डरता नहीं है और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो डरता रहता है, तो वो कंपैरिजन दिखाते हैं कई बार। तो ऐसे में मतलब वहां पर जो वो व्यक्ति ठीक डर तो वो भी रहा है, लेकिन वो दूसरे को दिखाने के लिए डर के आगे जीत है वाला काम करता है और अपने आप को उसके सामने सिद्ध करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से मतलब बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं कई बार जो होती हैं लाइफ में, हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि हम दूसरे को डोमिनेट कर सकें, या हम कुछ चीजें ऐसे करते हैं जिसमें दूसरा नीचा देखे, और इसी को इसमें इन्होंने गेम्स पीपल प्ले में बताने की कोशिश की है। इसके अलावा सांकेतिक वर्तनाची अपेक्षा मीन्स स्ट्रोक्स, यानी किस तरीके से हम लोग अपनी जो बिहेवियर्स करते हैं, तो कई बार हम लोग जो है बिहेवियर्स हम फिजिकली करते हैं, कई बार बिहेवियर्स हम सोचते सामने वाला समझ जाएगा। इफ यू हैव सीन द गीला फिल्म, दैट वाज अ वंडरफुल फिल्म ऑफ रिलेशंस। इन दैट फिल्म जो हीरो होते हैं आमिर खान, वो आखिरी तक नहीं समझते कि उर्मिला मातोंडकर उसको प्रेम करती हैं या लव करती हैं, बिकॉज शी नेवर स्पोक आई लव यू टू हिम, और उनके हिसाब से आई लव यू बोलना ही प्रेम का प्रतीक है, गलत नहीं है। We also say कि if you love somebody, if you have feeling for somebody, show it. तो आप लिख कर बोल कर किसी तरीके से उसको बताना चाहिए, वो समझ जाएगा, उसे समझता है, उससे मेरी अच्छी ट्यूनिंग है। दीज आर दी बेकार की बातें, और इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि यू हैव टू यूज सम सिंबल्स ऑफ लव, सम इंडिकेशंस, सम हिंट्स, कि कहीं ना कहीं वो चीज उसको लगे कि नहीं मैं भी स्पेशल हूँ और मैं भी खास हूँ। अगर हम किसी को दोस्त की तरह ट्रीट करते रहेंगे तो ही और शी शुड नेवर नो कि यू आर गेटिंग लव या यू आर गेटिंग इन लव विद दैट पर्सन। तो कैसा होता है, इसी तरीके से हम मदर्स डे पे तो मम्मी लोगों को बहुत विश करते हैं, लेकिन साल भर हम मम्मी पे कोई ध्यान नहीं देते, क्या फायदा। उसी तरीके से इसीलिए हम मम्मी को कभी हक करें, मम्मी का कुछ काम करें, दीज आर दी हिंट्स, दीज आर दी symbolic behavior which express your feeling towards your parents। तो हम अगर मदर फादर के प्रति इस तरीके के बिहेवियर करेंगे, उनके कामों को करने में हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे होंगे। उसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। अब जैसे कई बार होता है कि आई हैव सीन वन पर्सन, तो वो बोले कि मैं कितनी भी अच्छी साड़ी पहन लूं, वाइफ कंप्लेन कर रही थी मुझे, मेरा हस्बैंड कभी नहीं बोलता कि तुमने बहुत अच्छी साड़ी पहनी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और उनका झगड़ा ही इस बात का था। सो गलत बात है। उसके हस्बैंड बोले वो तो मुझे आज हमेशा ही अच्छी लगती है। अरे भाई अच्छी लगती है तो तुम मुंह से बोल दो कि हाँ यू आर लुकिंग गुड, यू आर, मतलब ठीक है ना, या इतना भी इशारा किया तो दैट इज गुड ना। हम कई बार बहुत दूर होते हैं तो हम लोग इशारों में बातें करते हैं। सो यू कैन सी, मतलब आप उसके लिए कुछ लेके आ जाए, आप उसको कुछ ना कुछ एप्रिशिएशन का टोकन दें, तब उसे लगेगा ना कि आप उसको पसंद करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज को दिखाना या दिखावा जरूरी है, बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू शो थिंग्स बाय सिंबॉलिक बिहेवियर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग इशारों में अपनी बातों को कह देते हैं। दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल और दे कैन हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद द अदर पीपल बिकॉज दे कम्युनिकेट इन सिंबल्स, और जिसको बोलते हैं हम कई बार इशारों में बात करना भी करते हैं और दूसरा वो शब्दों में भी बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे की कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो कंडीशंस हैं, इन्होंने इस सिद्धांत जो थ्योरी दी है इसमें इन्होंने कहा है कि लाइफ में हमारे सामने चार एक सिचुएशंस आती हैं और ये बहुत फेमस सिचुएशंस है। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। इसमें आंतरवैयक्तिक संबंधों में व्हेन वी आर मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर पीपल, तो वहां पर हम कभी कभी ये शो करने की कोशिश करते हैं कि आई एम वेरी गुड बट यू आर नॉट गुड and that is why I am suffering from because of you। और इस तरीके से मुझे आपकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और इसके लिए
हम लोग अपने आप को दूसरे की तुलना में एक सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कई बार इन्होंने कहा कि इस तरीके के जो जब हमारे अंदर प्रवृत्ति आती है तो कहीं ना कहीं हमारा अहम प्रबल हो सकता है। दूसरा है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, जैसे मैंने कहा अभी आपको, गेस्टॉल थेरेपी में अंडरडॉग वाली सिचुएशन, कि हम अपने आप को नीचे मतलब अपने आप को कम मानकर ये कहते हैं कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ लेकिन सामने वाला सही है। ऐसे में हम अपने आप को दुर्बल और प्रभावहीन, बिना कम आत्मविश्वास वाला मानते हैं, अपने को कमतर मानने लगते हैं और अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंपने तक लिमिट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में भी आंतरवैयक्तिक संबंध अच्छे से नहीं चल सकते। उसी तरीके से मतलब किसी भी रिलेशनशिप को अच्छी तरह चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि बराबरी का तालमेल हो। देन थर्ड थिंग इज आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। अब यहाँ ना मैं ठीक हूँ ना आप ठीक हो तो कुछ भी ठीक नहीं होगा ना तुम अच्छे से बोलो ना मैं अच्छे से बोलूं, दोनों ही अपने आप को कम कम मानते रहें और दोनों ही अपने आप पर विश्वास नहीं रखते, ना एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में भी रिलेशनशिप्स खतरे में आ जाती है। आई एम ओके, यू आर ओके, ये सबसे अच्छी पॉजिटिव स्टेट है जहां हम लोग देखते हैं कि मैं तो अच्छा हूं ही या मैं अच्छी हूँ, आप भी, सामने वाला भी बहुत अच्छा है। और ऐसी कंडीशन में हम लोगों की जो रिलेशनशिप्स है वो काफी अच्छी चलती है। और थेरेपिस्ट का या काउंसलर का ये उद्देश्य होता है कि हमारा जो शुरू की 3 जो हम कंडीशंस हैं या स्टेजेस हैं उनमें से निकलकर हम इस स्टेज को अचीव करें। So this is the ideal situation, ideal state which we have to achieve in our interpersonal relationship, in our transactions with the other people, and when we are dealing with other people, then we have to मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी रिस्पेक्ट करना, अपने को भी स्पेस देना है, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करना और सामने वाले को भी स्पेस देना है। एंड दैट इज दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज आई एम ओके, यू आर ओके। ठीक है। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। यानी जब मैंने कहा ना, आपको कल भी बताया था कि जब 2 बालक रहेंगे, मतलब अगर पति और पत्नी में, मैं यहाँ हस्बैंड वाइफ का ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और दोनों ही चाइल्ड स्टेट में हैं, तो क्या होगा, उनकी जो बातें होंगी वो बचकानी होंगी, है ना, वो नहीं कर पाएंगे। और उनके रिलेशनशिप में भी जैसे होता है ना कई बार जब हम किसी को पसंद करते हैं या whenever we are getting intimate relationship, तो जरूरी नहीं होता कि उसका हम प्रदर्शन करें। आप आपस में प्रदर्शन करो बट पब्लिक प्रदर्शन जरूरी नहीं होता। लेकिन मैंने कई बार लोगों को देखा कि वो पत्थर पे लिख के आते हैं, पेड़ पर लिख कर आते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर। और उस समय पति और पत्नी दोनों ही चाइल्ड स्टेट में होते हैं, या जो भी 2 पार्टनर्स हैं, सॉरी हमेशा पति पत्नी होंगे ऐसे नहीं, वो जो 2 पार्टनर्स होते हैं ना वो इतने पॉजिटिव स्टेट में होते हैं कि फिर वो पेड़ पर या पत्थर पर तो छुरी या चाकू से पता नहीं कुछ भी नुकीले पदार्थ से लिखते हैं और फिर जब गुस्सा आता है तो उसको जाके खुद देते हैं। तो ये क्या है, दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर। तो जब दोनों ही चाइल्ड स्टेटमेंट में रहेंगे, चाइल्ड स्टेज में रहेंगे तो इस तरीके की चीजें होंगी और कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, परिपक्वता का पूरा अभाव। तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन ये होता है कि अगर एक मतलब जो मतलब गलत हो जाता है कि हमें क्या होना चाहिए, अगर एक पालक हो रहा है तो एक को पालक बनना चाहिए, लेकिन अगर पालक बनेंगे तो झगड़ा होने लगेगा। इसीलिए कई बार तो ठीक है तेरे बचपन में मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कौन सा मैं बच्चा हो जा रहा हूँ, इस तरीके की चीजें आती है। उसके बाद जो है दूसरी एक स्टेट हो सकती है जहाँ दोनों ही पेरेंट स्टेट में हो और दोनों ही पेरेंट स्टेट में रहेंगे, पति भी और पत्नी भी, तो क्या होगा, क्लैश, टकराव, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा है जो प्रौढ़ मतलब 2 एडल्ट्स अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली उनमें एक मैच्योरेशन लेवल रहेगा, दोनों में समझदारी रहेगी और दोनों जो भी मतलब क्योंकि दोनों एडल्ट और मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों ही एक मैच्योर कम्युनिकेशन, मैच्योर एक हैंडलिंग ऑफ डायलॉग्स करेंगे
और तब ऐसी कंडीशन में उनका जो जिसको कहेंगे कि जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे, और ये दोनों जो शुरुआती दोनों से ज्यादा बेटर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में, जैसे इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, पति कहता है जेवण तैयार झाले का, नसेल तर शांतपणे होगा, काही घाई नाही, ठीक है, ऐसा बहुत कम पति कहते हैं, बट ही सेड। और पत्नी कहती है फक्त 5 मिनट लगेज लगेज ताट तैयार करते में बोला था, भले वो 5 से 10 मिनट लगा, बट अगर वो उसका जवाब ऐसे देती कि तुम खुद आके बना लो या तुम खुद आके कर लो, वो चाइल्डिश हो जाता। सो इसीलिए कई बार जो अगर हम एडल्ट टू एडल्ट जाते हैं तो शायद वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, या कई बार बालक टू बालक भी अच्छा होता है अगर हम वहां पर डोमिनेट करना नहीं चाहते। बट ऑब्वियसली पालक पालक अगर हुआ तो कभी कभी कुछ थोड़े से हुक्मशाही वाली जो चीज है वो हमें दिखाई देती है, एक डोमिनेंस हासिल करने की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो इसके अलावा कुछ विरोधी अंतर क्रिया भी होती, करना पड़ता है कभी कभी, कि कभी कभी जैसे ऐसा भी होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जैसे बहुत ही बचकाना वर्तन कर रहा है तो हमें प्रौढ़ स्टेट में या एडल्ट स्टेट में आकर उस चीज को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, यहाँ ये करना ठीक नहीं है, इसके लिए मतलब ये जगह सही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी मतलब क्लैशेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि कभी भी हम ये देखें कि सामने वाला कौन सी स्टेज में है। अगर वो डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है तो हम लोगों को उससे हट जाना है, हमें डोमिनेंस नहीं दिखाना। उस समय हम एक एडल्ट की स्टेट में आ जाए ना। व्हाई यू आर बिकमिंग पैरेंट, अगर आप पैरेंट बनोगे तो सिखाने की कोशिश करोगे, और दोनों सिखाना चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं सीखेगा। सो वहां पर हम एक एडल्ट के तौर पर एक्सेप्ट करने की, जाने तो इसको भी बड़ा बनना है, बनने दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और हम उस स्टेज को अचीव कर पाएंगे, दैट इज आई एम ओके, यू आर ओके। तो ये जो एरिक बर्न की जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, दिस इज वेरी पॉपुलराइज इन मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशनशिप इन बिजनेस आल्सो। और अभी जहाँ पे भी रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ जहाँ पर भी क्लैशेस निर्माण होते हैं वहां पर ये काफी मददगार होती है। सो दैट्स ऑल, ये भी एक काफी पॉपुलर टेक्निक है। आई विल शेयर नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स whatever I have with me in Marathi also, because I know this is very difficult to search content in Marathi medium nowadays, क्योंकि अभी हमारे भारत में जो है हिंदी की भी किताबें काफी कम होती हैं। तो लेकिन हाँ, मराठी में कोल्हापुर साइड के काफी अच्छी बुक्स हैं, दे प्रोवाइड वेरी गुड कंटेंट, सो आई विल शेयर दैट कंटेंट विथ यू। इंग्लिश में तो बहुत भरमार है इंटरनेट पर और बाकी जगहों पर, यू नेवर गेट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, यू कैन सर्च आउट, दीज आर वेरी पॉपुलर टेक्निक। ये कुछ ही टेक्निक्स हैं, हमने सिर्फ 7 टेक्निक्स को कवर किया है। ओवरऑल अगर हम गिनने जाएं तो लगभग 40 से 50 टेक्निक्स फिलहाल यूज होती हैं। अभी तो आर्ट थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं, बहुत सारे ओरिएंटेशंस थ्योरेटिकल आ गए हैं, बट दैट इज नॉट अबाउट आवर कंसर्न, बिकॉज यह जो हमने लिए हैं ये मेनली लाइफ से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं के लिए है। अब हम आते हैं जो लास्ट है, वो आपकी है एक्लेक्टिक थेरेपी। एक्चुअली एक्लेक्टिक थेरेपी अलग से कोई थेरेपी नहीं है, इट इज ऑल्सो टेकन एज द इंटीग्रेटिव अप्रोच। कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर एक पर्सन आपके पास आता है हु हैज इश्यूज विद हिज ग्रोथ, ठीक है ना, पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम उसके थॉट पैटर्न में भी है, या इमोशनल जो उसका पार्ट है वो भी डिस्टर्ब है, तब ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एक तरफ तो उसके लिए कौन सी थेरेपी यूज करना, कौन सा काउंसलिंग अप्रोच यूज करना पड़ेगा, एक तो पर्सन सेंटर और दूसरा विच वन, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। उसी तरीके से एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ही इज एडिक्ट ऑफ समथिंग, साथ ही साथ उसको एग्जिस्टेंशियल भी प्रॉब्लम है, तो मतलब कि उसको अपना अस्तित्व भी ढूंढने में परेशानी हो रही है, आइडेंटिटी इश्यूज है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दोनों ही थेरेपी यूज करना पड़ेगी, बिहेवियरल भी और एग्जिस्टेंशियल भी। कई बार more than 1 or 2 or 3 therapies we have to use for single individual। और इसको सबसे पहले जो
प्रैक्टिस किया गया, फैल्थम वगैरह, सॉरी नॉरक्रॉस और ग्रीन कैबेज, इन्होंने कई बार कुछ रिसर्चेस का इवैल्यूएशन किया और बताया कि लगभग अभी फिलहाल अगर हम देखें तो जितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो जो पहले तो अप्रोचेस लगभग 36-37 थे आज से 50 साल पहले, लेकिन कुछ सालों में अभी ये जो कितनी है 500 से भी ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हम लोग इतने ज्यादा तो नहीं करते हैं, बट 40 to 50 approaches are there which are used popularly in the treatment or in the overcoming the psychological problems of the individual. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, लेकिन यही है कि हम एक theoretical orientation फॉलो करके अगर किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो दैट इज गुड, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जो उसकी अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल नेचर, सॉरी प्रॉब्लम्स कई हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और उनके नेचर भी अलग अलग हैं, तब हम लोगों को इस तरीके की अप्रोच को यूज करना पड़ता है। पहलम का भी ये मानना है कि अगर हमारा जो क्लाइंट है, मेन गोल होता है क्लाइंट को नॉर्मल कंडीशन में लाना, और इसके लिए हम लोग धीरे धीरे अपनी एक जिसको बोलते हैं एक अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, जिसमें सभी अप्रोचेस का जो पार्ट है जो हमें उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए यूज करना है, हम उसके लिए यूज करते हैं। इसको एक कोऑर्डिनेटेड या इसको कोलैबोरेटिव टेक्निक के रूप में, इंटीग्रेटेड टेक्निक के रूप में लिया जाता है। इसमें एक होता है फ्री, जिसमें सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, सभी प्रकार के टेक्निक्स को हम यूज कर लेते हैं, और दूसरी होती है फिक्स, जिसमें हम ये तय कर लेते हैं, जैसे फिक्स में इन्होंने बताया है कि कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे CAT है, मल्टी मॉडल थेरेपी है और स्किल्ड हेल्पर मॉडल है। ये जो है ये मतलब ये फिक्स है कि अगर आपको एक्लेक्टिक थेरेपी यूज करना है तो आप इन 3-4 थेरेपीज को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्री लॉन्च काम करना चाहते हो तो आप किसी भी थेरेपी को किसी भी अप्रोच को किसी भी अप्रोच के साथ कंबाइन करके क्लाइंट का द मेन गोल इज टू treat client and to help him from getting rid from his or her psychological issues or problems। तो वहां पर उसके लिए हमें अगर एक से ज्यादा भी theoretical approaches का यूज करना पड़ा तो there is nothing wrong in it। I have tried to cover up all the therapies, therapeutical approaches or the counseling approaches in 2 lectures of you। एंड जैसे कि कल धर्माधिकारी मैडम ने कहा था कि दिस इज जस्ट एन इनिशिएशन एंड दिस इज जस्ट एन हम बोल सकते हैं कि स्टिमुलेशन है, यू नो अबाउट द थेरेपी, यू केम टू नो अबाउट द थेरेपी। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, देयर आर मैनी सोर्सेस फॉर दैट, and that is the one thing I want to say कि if you want to practice these therapies, try to master first the one then second one, मतलब one and another वाला पार्ट आप फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं सभी में मास्टर हो जाऊँ, ट्राई टू मास्टर वन फर्स्ट देन गो फॉर अनदर। जैसे पहले CBT अगर मास्टर करते हो तो पहले CBT की ट्रेनिंग दो, क्यों नहीं तो क्या होता है मिक्सिंग ऑफ नॉलेज कई बार आपको और आपके क्लाइंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड दैट इज अप टू यू कि जैसे मेरे हिसाब से साइको एनालिसिस मुझे बड़ा पसंद है, इसके अलावा मुझे बिहेवियरल थेरेपी का यूज करना काफी पसंद है, बिहेवियरल काउंसलिंग भी मुझे काफी अच्छी लगती है। CBT इज ऑल्सो अ वेरी फेवरेट ऑफ माइंड। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं किसका यूज कब करूं, लेकिन एक्सपर्टाइज की बात होती है तो किसी भी थेरेपेटिक या किसी भी काउंसलिंग अप्रोच को यूज करने की कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, बट you need to get more knowledge about that because there are many advancements and updates in the field of counseling approaches also। हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ एड-ऑन्स आ जाते हैं, इसलिए उनको जानना और अपने आप को अपडेट रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। So all the best from my side and thanks to the organizer, especially Dr. Swati Dharmadhikari madam, Dr. Sandhya Phatik madam, Shilpa Jibenkar madam, for giving me this opportunity to deliver my lecture and express my views regarding these particular counseling approaches। Thank you so much madam and thanks to my dear students also, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स चाहे वो दूसरे कॉलेज के भी हो, when I am taking the class you are my
All the best for you, and prepare for your exams. Try to know more about these therapeutic approaches. And now we can proceed for the questions. थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सरल Welcome, madam. तरह से समझाया, और जैसे कि समुपदेशन के जो दृष्टिकोण है, यानी अप्रोचेस है, उनको भी कितनी अच्छी तरह से आपने समझाया कि हमको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी और पॉइंट्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो याद रहेंगे ऐसा लगा। और उसी प्रकार आपने जो थेरेपीज भी बताई, तो कई थेरेपीज आपने बताई है, उसमें से कुछ थेरेपीज आपने स्पष्ट की, वो भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण रहा, बहुत अच्छा विस्तृतता पूर्वक मार्गदर्शन किया आपने। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात मैं हमारे कार्य कोऑर्डिनेटर जिभ्यंकर मैम से कुछ पूछना चाहती हूँ। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम लोग स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं कल के सेशंस के बारे में और अभी के सेशंस के बारे में, क्या है उनके अप्रोचेस के बारे में। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे या कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, या आपके भी कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो उनके काउंसलिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है, हो सकता है आपको कैसा लगा ये भी आप बताइए। जब चुप हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सन्ना You want to It can discuss something, so you can go ahead. appreciation Questions तो ऐसा जरूर। हाँ, बोलिए। मैडम ने बताया इतने अच्छी तरीके से है कि उनके माइंड में पूरा फिट हो गया है, ऐसे लग रहा है। अच्छा, thank you. Because these are very heavy topics to explain. I think so. क्योंकि इतना थेरेपी को एक साथ इतना ज्यादा काउंसलिंग अप्रोचेस या कोई भी अप्रोचेस को समझना, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट एट वन स्ट्रोक। और मुझे ये आपके साथ ज्यादती लग रही थी, ये एक साथ आपको 3 अप्रोचेस हम फीड करा रहे हैं। बट आई हैव टू मेक इट सिंप्लीफाई कि आप उसको थोड़ा सा समझ सको। और एक बार आपको उसका जो बेसिक अगर समझ आ गया तो बाकी तो फिर आप पढ़कर भी बहुत कुछ जान सकते हैं, मेरा ये मानना है। यू हैव टू गो, मतलब कि देखिए, हम उसको डेफिनेशन ही याद करें किसी चीज की, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। आपको उसका जो अर्थ है, अगर वो आप समझ जाते, उसका उद्देश्य समझ जाते, उसका जो मेन जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर होते हैं, तो देन आई थिंक कि आप फिर उसको कहीं से भी पढ़कर और एनहांस कर सकते हो और एनरिच कर सकते हो। तो इस वजह से मेरा फोकस ज्यादा टेक्निकल ना होके कवर करने की पूरी कोशिश तो की मैंने, एंड दैट इज गुड कि अगर आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। सो मैं इसके लिए बड़ी मुझे खुशी हो रही है। फिर भी अगर इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग तो आई एम ओपन फॉर दैट। हम लोग ऐसा करते हैं बेटर कि 3 क्लासेस है ना, 3 क्लासेस से एक एक का शेयरिंग ले लेते हैं, कोई एक भी अपनी इसको रिप्रेजेंट करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ प्रश्न नहीं हो सके, ताकि हमें भी समझ में आए। तो हर एक, क्योंकि 3 क्लासेस जुड़े हुए हैं, एक तो एडवांस पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, BSW 6 सेमेस्टर के हैं, और मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन के 20 स्टूडेंट्स हैं, है ना, सेमेस्टर 4 के। तो हम 1 बाय 1 उनके क्या प्रतिक्रिया है वो ले लेते हैं और फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना।
हम समझेंगे, इस क्लास के स्टूडेंट नहीं है अभी, और बहुत उन्होंने अच्छे से सुना है। हम आगे की प्रतिक्रिया ले लेंगे। कृपया आगे मैडम कैसे? हाँ पीजी डिप्लोमा से इंटरव्यू करके एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछ सकते हो। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ रुकीना मैम, ये थेरेपीज हम यूज कर सकते हैं, ये तो आपने बताया है। किस वक्त ये थेरेपी यूज नहीं करना चाहिए या इसका मतलब उपयोग नहीं हो सकता या कम होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो इशू या जो समस्या है, ठीक है ना, वो कैसी है। मतलब जो समस्या है या जो भी इशू लेकर क्लाइंट आपके पास आया है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट या योग्य या उचित पद्धति कौन सी है, या उचित समुपदेशन कौन से दृष्टिकोण के साथ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें होनी चाहिए एज अ काउंसलर। वी शुड बी एबल टू डिसाइड कि फॉर दिस पर्टिकुलर इश्यूज एंड प्रॉब्लम दिस पर्टिकुलर अप्रोच विल बी यूज्ड। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहाँ पर कौन सी थेरेपी यूज नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए हम क्लाइंट सेंटर्ड यूज करेंगे, तो उसका फंडामेंटल और इसका जो प्रॉब्लम है वो कहीं पर भी हम एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे ना, हम गलत जगह पे गलत चीज बिठाने की कोशिश करेंगे। तो इसका कोई इस तरीके का कुछ गाइडलाइंस नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कल ही कहा था कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को हम समझदार व्यक्तियों के साथ ही यूज कर सकते हैं, यानी जो कि मेंटली अपसेट हैं, या जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हु आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, या जैसे बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ इनका यूज नहीं कर सकते। तो हर थेरेपी के अपने अपने ऐसे कुछ मर्यादाएं हैं। ये जब आप इनके बारे में और पढ़ोगे कि उन थेरेपीज को, जैसे क्लाइंट सेंटर्ड के बहुत बूढ़ों के साथ, अपराधियों के साथ, मेंटल पेशेंट्स, साइकोलॉजिकल जो डिजीज से सफरिंग पेशेंट्स होते हैं, और बच्चों के साथ इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेट करने के लिए, काम करने के लिए क्लाइंट का मैच्योर होना जरूरी है, ठीक है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना जरूरी है। उसी तरीके से बिहेवियरल थेरेपी इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको बच्चे बूढ़े के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ों के साथ, कल भी मैंने आपको कहा था कि वृद्ध लोगों के साथ बहुत पर थोड़ा सा रिजिडिटी निर्माण होती है, इसीलिए इस तरीके की थेरेपी। लेकिन फिर भी हम टोकन इकोनॉमी मॉडलिंग, जैसे मेरी माँ है, वो काफी बूढ़ी हैं, तो उनको उनके ग्रैंड जो चिल्ड्रन है वो दिखाते कि देखो दूसरे बूढ़े लोग तो ऐसे करते हैं, व्हाट दे आर यूजिंग मॉडलिंग टेक्निक टू चेंज देयर ग्रैंडमदर, राइट। तो बिहेवियरल थेरेपी ऐसी है कि हम उसको हर एज ग्रुप के साथ यूज करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि टोकन इकोनॉमी जेल में भी यूज होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ भी यूज होती है, तो इसके साथ बहुत ज्यादा बंदिशें नहीं है। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच वही यूज होगी तो कहाँ पर, मतलब इसके लिए हमें उस जो भी अप्रोच हम यूज करेंगे, उस अप्रोच का बेसिक समझना जरूरी है के लिए है, और किस तरीके की समस्याओं को यूज करने के, मतलब सॉल्व करने के लिए यूज की जा सकती है। जैसे 2 का तो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सेंटर्ड का भी ऐसा ही है। उसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल वगैरह में भी यही है कि इस तरीके के जब इश्यूज आते हैं तो वहाँ पे भी मैच्योर क्लाइंट होना चाहिए, दोज हू कैन एबल टू कम्युनिकेट इन गेस्टॉल्ट आल्सो। तो ये अपनी अपनी हर थेरेपी के, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था और थोड़ा टाइम की भी कमी थी, नहीं तो मैं आपको इसकी जो लिमिटेशंस भी बताती। तो ये हर थेरेपी, जब आप इनके बारे में और पढ़ना की कोशिश करोगे तो यू विल गेट मोर नॉलेज कि किस अप्रोच को कहाँ यूज नहीं किया जा सकता। ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दिए। जी मैम, थैंक यू मैम, गॉट इट, थैंक यू। इसके पश्चात हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री धर्माधिकारी मैम से मैं बेसिकली फायनल इयर 6 सेमिस्टर मधनं जर कोणी बोलत असणार असेल तर त्यांना आपण संधी द्यायला पाहिजे। जरूर। हाँ बेसिकली 6 से शिवम तुम्हाला काही बोलायचं आहे या फिर कशिश है, अंकुर है, लिंकी है? यस मैम, मैं कुछ बोलना चाहूँगा मैम के बारे में। हाँ बोला।
क्या? मैम जैसे हमें अप्रोचेस है आवाज फार कमी येतोय शिवम. एक मिनट मैम. म्यूट है शिवम. हाँ यस मैम. बोलिए. मैम जिस तरह आपने अप्रोचेस वगैरह पढ़ा है रियल लाइफ एग्जांपल्स देके, तो मैम मेरे हिसाब से तो अभी मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आए वो अप्रोचेस, और मैं ज़रूर आगे में और उसे डेवलप करूँगा. डिप्लोमा में वगैरह पीजी डिप्लोमा में आगे जाऊँगा, उस अप्रोचेस को और समझने की कोशिश करूँगा, उसमें मास्टरीज लेने की ज़रूर कोशिश या करूँगा. थैंक यू मैम. वेलकम. यही हम लोग चाहते हैं कि एक उत्सुकता निर्माण होनी चाहिए कि भाई ये थेरेपी के बारे में हमें और जानना है. एंड दैट इज योर चॉइस विच थेरेपी यू वांट. हेलो मैम. या मैं बोलना चाहूँगा मैम. हाँ, sure. मुझे ट्रांजिशनल एनालिसिस थेरेपी के बारे में थोड़ा जानना था मैम. तो बोलिए. हमारा सिलेबस का ही भाग है थोड़ा, तो हाँ, उसमें थोड़ा शॉर्ट में डिटेल दीजिएगा. देखिए मैंने अपने इसमें वैसे तो कवर किया है कि एक्चुअली वी हैव 3 स्टेट ऑफ माइंड, और चाइल्ड स्टेट होता है या अडल्ट स्टेज होता है और वो पैरेंट स्टेट होता है. और जो स्टेट हमारे अंदर है वही स्टेट सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी होता है. तो व्हेनेवर वी आर गोइंग इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, तो तब अगर सामने वाला व्यक्ति और हमारा जो ईगो स्टेट या माइंड स्टेट है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जिसे हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होंगे. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम दोनों ही बच्चों के लेवल पर बात करेंगे तो हमारे बिहेवियर या हमारे रिलेशनशिप चाइल्डिश स्वरूप के दिखेंगे. उसी तरीके से अगर हम दोनों ही डोमिनेंट रहेंगे, यानी हम दोनों ही पेरेंट स्टेट में काम करेंगे, यानी यहाँ पर कैसा है कि जितना आप इन्वॉल्व होता है सामने वाला व्यक्ति इन्वॉल्व होता है. सिर्फ स्टेट आपके पास नहीं है, स्टेट सामने वाले के पास है. एंड दैट इज वाई अगर हमें उसको, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरा प्रवोक ना हो या दूसरा ज्यादा आगे ना बढ़े, उसके लिए हम पहले ही पेरेंट स्टेट में आ जाते हैं, यानी कंट्रोलिंग स्टेट में आ जाते हैं. तो यही ह्यूमन रिलेशनशिप में होता है कि जैसे ही कई बार पेरेंट्स को लगता है हमसे गलती हो गई, तो वो उल्टा बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं. तो कैसा होता है कि जब हम पेरेंट स्टेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला चाइल्ड स्टेट में चला जाएगा, और या फिर वो अगर वो चाइल्ड स्टेट में नहीं गया, वो भी पेरेंट स्टेट में आ गया, तो हमारे रिलेशनशिप हमेशा टकराव की तरफ रहेगी. तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब सामने वाले व्यक्ति का कौन सा स्टेट में वो है, उसके हिसाब से अगर वो एडजस्ट नहीं करता है, तो इफ यू वांट टू अचीव आई एम ओके, यू आर ओके कंडीशन, तो जरूरी है कि उस समय थोड़ी देर के लिए अगर वो एडल्ट वो पेरेंट के स्टेट में बना रहना चाहता है, तो हम थोड़ी देर के लिए चाइल्ड या एडल्ट स्टेट पर आकर और रिलेशनशिप्स को एक स्मूथ लेवल पर या हार्मोनियस लेवल पर लेकर आ सकते हैं. तो इट इज बेसिकली टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद द अदर इंडिविजुअल, एंड फॉर दैट इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि पहले हम समझें. कई बार ऐसा होता है ना, हम सामने वाले का स्टेट समझे बगैर हम अपना कहना शुरू कर देते, पता चलता उसे भी उतना ही गुस्सा आ रहा जितना हमें. एंड दैट इज वाई कि जैसे मैंने कहा कि अगर दोनों ही पेरेंट स्टेट में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली एक डोमिनेशन रहेगा, एक डोमिनेंस रहेगा, और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक डिस्टर्बेंस या आ सकता है, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो ये जरूरी है कि जो भी स्टेट्स हम लोग यूज करते हैं वो करस्पॉन्डिंग टू द अदर पर्सन फ्रॉम इन जो भी अपनी लाइफ में लोग हैं उनके हिसाब से हम लोग यूज करें. तो शायद हम जब क्लाइंट को भी ऐसा सिखा पाते हैं कि जब आपसे अगर कोई इस तरीके से बात करे तो आप थोड़ा इस तरीके दूसरी स्टेट में चले जाओ, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा. और इस तरीके से रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने से बचा सकते हैं. तो एक्चुअली इट इज अ वेरी, जिसको बोला जाए तो बहुत अच्छी टेक्निक है. लेकिन होता क्या है, बात वही है कि हम सामने वाले का मन और स्थिति समझकर हमें अपने मन और स्थिति को अगर हम एडजस्ट करते हैं, तो दैट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. थैंक यू मैम.
वेलकम। और कोई है जस्ट? यस मैम। MPS गुडली कोई? हेलो, सुंदर कुमार। ओके। थैंक यू रुबीना मैडम, आपने बहुत अच्छा हमें यानी ये जो अप्रोचेस है ये बहुत अच्छे हेलो हेलो, साउंड बराबर नहीं आ रहा हाँ है। बोलिए। आवाज आ रही है सुंदर? हाँ तो मैडम, आपने जो समुपदेशन के दृष्टिकोण जो हमें समझाया है वो बहुत अच्छे से हमको समझे और काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, उसमें से बिहेवियरल थेरेपी के बारे में भी आपने बताया। तो बिहेवियर में मैं पूछना चाहूँगा कि बिहेवियरल थेरेपी में बहुत यानी बड़ी थेरेपी है और हाँ ज़्यादातर बहुत। समुपदेशन में यूज होती है ना मैडम? जी। तो ऐसा एक मेरे दोस्त ने भी मुझे कहा था कि अगर हम लोग कहते हैं ना हमेशा, या तो किसी के बन जाओ या तो किसी को अपना बना लो। तो अच्छा। तो हम लोग यंग लोग हमेशा यही बातें करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये अगर हम लोग ये डायलॉग भी बोले कि तो फिर ये कौन से टेक्निक में आएगा? या तो किसी के बन जाओ। या तो किसी को अपना बना लो। अरे ये तो हारने वाली बात होती है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाली बात है ये सुंदर। देखिए, ये ना तो एग्जिस्टेंशियल में होगी, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि एज ए इंडिविजुअल यस। वी हैव टू मूव ऑन इन आवर लाइफ विद आवर पर्सनालिटी, और अपना जो प्रेजेंटेशन है दुनिया के सामने यस। वो वैसा ही रहे जैसे हम हैं। अगर हम किसी के हो गए तो हम अपना अस्तित्व खो देंगे। और ये जो आप कह बोलिए रहे बोलिए हो, मैडम। मैं ये कहूंगी कि दोनों ही चीजें मत कीजिए। आप प्रेम कीजिए, प्रेम में इन्वॉल्व भी होइए, लेकिन अपना अस्तित्व मत खोइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने अपना अस्तित्व आज खोया है तो आगे जाके प्रश्न निर्मित होता है। तत्कालिक रूप से हमें लगता है कि हमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, ये मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो छोड़ना होता है ना, वो दिल से होता भी है, बट एक टाइम हो जाने के बाद उसका रिग्रेट भी हमने देखा है। फिर लोगों को ये लगता है कि हमने इस व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ में ये चीजें छोड़ दी। तो नो थेरेपी एडवाइस यू टू डू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइसेस इन योर लाइफ। तो ट्राई टू मेंटेन योर एग्जिस्टेंस, योर आइडेंटिटी जैसे आप हैं, और उसी के साथ रिलेशनशिप्स में भी चलने की कोशिश कीजिए, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। कीर्ति। हाँ। मैं हमारी प्राचार्य आदरणीय धर्माधिकारी मैम से अनुरोध करती हूँ कि कुछ वक्तव्य करें। मैम, ओवर टू यू। रूबीना मैडम ने बहुत ही अच्छे से आपको सभी को बताया है कि अलग अलग अप्रोचेस है साइकोलॉजी में और उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सागर है, जैसे मैंने पहले ही दिन बताया था आपको कि आप इसमें जितना जाएंगे, डीप जाएंगे, उतने आपको मोती मिलते जाएंगे। और ये जो मोती है, ये जो पर्ल्स है, दीज आर द टेक्निक्स अलोंग विद द अप्रोचेस। तो ये जो अलग अलग टेक्निक्स की बात की है रूबीना मैडम ने, ये टेक्निक्स सिर्फ समझने की बात नहीं है, इसको अप्लाई करने की बात है। आप जैसे केस वर्क करोगे, आप काउंसलिंग करोगे, तो इसमें भी आपको ये टेक्निक्स सामने वाले का अप्रोच देखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स की लेवल्स क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है प्रॉब्लम की। जैसे मैडम ने कहा कि सीवियर प्रॉब्लम है और समझ में ही नहीं आ रहा है उसको, बेसिक प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे मेंटल इलनेस है, बहुत सीवियर स्किजोफ्रेनिक है, या बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस में साइकोटिक कंडीशन की लेवल है, तो वहां पर हम आरईबीटी यूज नहीं कर सकते। वहां पर हमें शायद बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियरल अप्रोच को लेकर के काम करना पड़ेगा। सो ये जो पूरी अप्रोचेस है, उनमें हर एक पे कुछ ना कुछ ब्यूटी है, उसमें हर एक में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे जो सिचुएशंस है उसको लेकर के हमें एनालाइज करना है।
जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप देखते हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जड़ वही है जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में मैडम ने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, या फिर आई एम ऑल्सो नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। तो ये झगड़े वाली जो बातें हैं और ये जो एक दूसरे को बिल्कुल समझने की नहीं है, ये जो एक एटीट्यूड होती है उसमें से ही आता है। और अभी सुंदर ने जो कहा कि किसी के हो जाओ या तो किसी को अपना बनाओ, इसका तात्पर्य क्या है वो समझिए आप। मैडम ने जो कहा वो बहुत सही है कि अपना अस्तित्व खोकर हमें ये करना नहीं है, लेकिन किसी का होना यानी इसका मतलब क्या है, सी रोल होते हैं हर एक, और रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम लोग कुछ रोल्स लेकर के काम करते हैं और हम किसी से सामने जो है हमारे उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। जब मैं बीमार हूं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाली व्यक्ति जो है वो मेरे पेरेंट के रोल में रहे, है ना, तो मैं उनसे प्यार आपकी अपेक्षा करती हूँ। उस वक्त यदि वो कहेंगे कि नहीं 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 आपको बुखार है तो क्या हो गया, बच्चे जैसी हरकतें करते हो, इतनी बड़ी हो गई हो, आपका क्या थोड़ी केयर करना है हमने, तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स होते हैं। आप जैसे टीए पढ़ेंगे आगे, मैडम के पास समय नहीं था, नहीं तो मैडम ने इसका भी जिक्र किया होता कि हमारे जो स्क्रिप्ट्स है, हमारे जो ट्रांजैक्शंस है, हमारे जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, मैं चाइल्ड की स्टेट से बोल रही हूँ और सामने वाली व्यक्ति जो है ये पेरेंट की स्टेट से ले रही है, या उसको भी चाइल्ड बनना है या उसको हमेशा ही टोकते रहना है मुझे। सो ऑल मैटर्स, वो उसका मतलब शायद है कि किसी का होना, इसका मतलब मेरी तरफ से शायद ये होगा कि भाई आप दूसरे की अपेक्षाएं क्या है आपसे क्या रोल एक्सपेक्टेशंस है, ये भी समझा करो। और ये हम काउंसलिंग में किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रहे ये हमें उनको बताना है। और जैसे एम्प्टी चेयर टेक्निक बताया मैडम ने, बहुत सुंदर टेक्निक है, और ये टेक्निक्स आप जैसे यूज करोगे आपके केस वर्क में, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज यूज ऑल दीज टेक्निक्स एंड देन यू विल गेट टू नो कि इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो किस तरह से आपको उसमें बारीकियां उसकी समझनी होती है। सी एवरीथिंग कम्स टू हाउ यू परसीव ह्यूमन बिहेवियर। आप ह्यूमन बिहेवियर को कौन से दृष्टि से देखते हो? आप साइको एनालिसिस की दृष्टि से देखोगे तो अनकॉन्शियस में उसके कारण मिलेंगे। आप यदि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से देखोगे तो आपको उनके व्यवहार के एनालिसिस में उनके प्रॉब्लम्स की जड़ मिलेगी। आप यदि कॉग्निटिव थेरेपी का अप्रोच लेकर कहोगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि यस इनका थिंकिंग जो है ना ये बदलना चाहिए। सो इट इज एक जो इसीलिए मैडम ने जो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच की बात की, मैडम ने जो जेस्टाल्ट अप्रोच की बात की या एक्लेक्टिक अप्रोच की बात की, ये अप्रोचेस हमें एक तात्विक बैठक ज्याला म्हणतात मराठीत, एक आइडियोलॉजिकल एक सेटअप देती है, एक फंडामेंटल हमें बताती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर मच मोर देन द सम ऑफ देयर टोटल्स। यानी हम सिर्फ इमोशंस नहीं हैं, हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंस से गवर्न होने वाले या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से गवर्न होने वाले नहीं है। हमारा पास्ट भी मैटर करता है, हमारा दूसरों के साथ बोलना भी मैटर करता है। सो एवरीथिंग कम्स इन अ टोटालिटी, तो ये बहुत जरूरी है। और एक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब आप समझेंगे तभी कि जब आप ह्यूमन बीइंग को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग करके देखना शुरू करोगे। सो रूबीना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया है ये जो अप्रोचेस है। It was really difficult to complete all the approaches. I do understand and I accept. It was too hurried way that we took it. मुझे लगता है रूबीना मैडम कि हम क्यों ना एक सहयोगी बने और इस तरह से वेबिनार्स और सेमिनार्स की तरह से एक एक अप्रोच लेकर के सभी स्टूडेंट्स, अपने जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक साथ कभी हम मीट कर सकते हैं तो एक अप्रोच को डिटेल्ड में हम ले सकते हैं। सो लेट अस सी फ्यूचर में कभी हम इस तरह से कर पाए तो अच्छा होगा, ताकि आपके भी स्टूडेंट्स और हमारे भी स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर कुछ मंथन वहाँ पे हो और इस तरह के एक्सचेंज ऑफ आइडियाज शुड बी डन। राइट, हाँ तो हाँ ये हो सकता है कि जैसे वेबिनार के थ्रू कोई भी स्किल लैब लेनी है, वेबिनार्स लेने हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि हम इंटरैक्ट कर रहे हैं इस तरह से, शायद ये हमारे लिए ब्लेसिंग होगा कि हम अलग अलग कॉलेज के टीचर्स, अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं
हाँ, कोरोना इज नॉट अ ये थिंग, है we ना? should take the positive side of the situation ना, एक्चुअली है ना? तो ये कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन कोरोना अच्छा नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगी कोरोना अच्छा है, ये नहीं नहीं, सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स ये एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें आपको इनिशिएट और बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन मैडम ने रखा है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट मैडम एंड आई थैंक यू ऑल्सो रुबीना फॉर being so wonderfully explicit most and welcome madam. illustrating. So बहुत आपके जो एग्जाम्पल्स है ना मुझे भी याद रहेंगे। So बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं। So thanks a lot for that. And जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनको मैं स्पेशली ये कहूंगी कि भाई यू यूज ऑल दीज अप्रोचेस, लर्न बाय डूइंग ये हम कहते हैं, तो आप भी इसको इस्तेमाल करो और सीखो उससे। एंड बुक्स एंड इंटरनेट इज अगेन अवेलेबल टू यू, आप बिल्कुल ये रिसोर्सेस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। I once again take the opportunity to congratulate Sandhya madam who is coordinating all the things, organizer इसकी है, Shilpa madam who is coordinating the counseling. So और इस तरह से इकट्ठा लाने के लिए कि अलग अलग लेवल्स के स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए, अलग अलग लेवल्स के टीचर्स भी जुड़ जाए, तो ये अच्छी पहल रही है हमारे लिए। तो थैंक्स अगेन एंड रुबीना मैडम वंस मोर कहेंगे आपको आते रहिए कॉलेज में। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कीर्ति। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। और मैम आप लोगों का प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ स्टूडेंट कि विचारों का मंथन होना चाहिए, एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तभी हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं, ये सबसे अच्छा लगा। इसके पश्चात हमारे आज के संयोजिका संध्या फटिंग मैम से मैं अनुरोध करती हूँ कि आभार प्रदर्शन करें। जीवनकर मॅडम करणार आहेत बेटा। हो हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी ज्यादा सॉरी सही। मैम, हाँ हाँ अनुरोध है कि आप आभार प्रदर्शन करें। थैंक यू कीर्ति। हम लोग मेरे ख्याल से रुबीना मैडम पिछले गत वर्ष से, यानी मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर से हमारी पीजी डिप्लोमा की टीम डिप्लोमा कब हमें लॉन्च करना है या हम कैसे करेंगे, रिसोर्स पर्सन, मुझे वो सब चीजें याद आ रही है इस क्षण में, क्योंकि हमने इसका प्लानिंग मेरे ख्याल से पिछले साल में किया था सितंबर और अक्टूबर में, और हम लोग लिस्ट आउट कर रहे थे हमारे अलग अलग सेशंस में हम न होते हुए एक ऐसा इनरिच एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स को मिले ताकि वो अपने आप को अलग तरह से, क्योंकि हमारी सभी फैकल्टी इतनी अच्छी है कि हम लोग वो सब विषयों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा था कि ये कोऑर्डिनेटिव एफर्ट होना चाहिए, और इसमें हमने आप सभी लोगों का नाम लिया था, और पर्टिकुलरली अभी फिर से हम लोगों की एक फाउंडेशन डिप्लोमा का एक तैयार हुआ है, और वो हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम है जिसमें संध्या फटिंग मैडम है, गजबे सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, धर्माधिकारी मैडम भी हमारे साथ में सेशन में होती है। अभी मैडम के पास भी इतना समय बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मैडम कंटिन्यू हमारे साथ में जब भी कोशिश हमारी होती है तो उसमें जुड़ी हुई होती है। तो ये जो है पिछले महीने से हमारा ये चल रहा और टेक्निक के लिए हमें और अच्छे से डिटेल में जाना चाहिए, और रुबीना मैडम हम लोग आपसे कंटिन्यू कर रहे थे, और इसमें आज हमने अप्रोचेस इन काउंसलिंग इसका 2 दिन में, क्योंकि हमें पता था अप्रोचेस बहुत डिटेल है और मेरे ख्याल से ये काउंसलिंग की आत्मा है, क्योंकि इस आत्मा के बगैर हम लोग शायद काउंसलिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग हमारे साथ में आए हैं उनके जीवन में एक अमूलाग्र बदल शायद ये अप्रोचेस दे सकते हैं, और काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को ये अप्रोचेस को बहुत ही बारीकियों से पढ़ना, उसको समझना, उस कुछ टेक्निक्स का हम लोग शायद इसमें जरूर समावेश कर सके हैं। तो हम लोग इनको इसी तरीके से इस उद्देश्य के साथ में आज का ये 2 दिन का पूरा अप्रोचेस इन काउंसलिंग था। हमारे इस
पूरे प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है स्वाति धर्माधिकारी मैडम, इन्होंने इसके लिए बहुत हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैडम ने कहा था नहीं अभी हम लोग इसको कर रहेंगे क्योंकि अभी एक राइट वे आया है, इनका प्रैक्टिस भी शुरू हुआ है। तो मैडम का धन्यवाद अदा करती हूँ कि मैडम ने इसकी अनुमति दी और कंटिन्यू उसको 2 दिन में मैडम बने रहे, क्योंकि मैडम का हमारे साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैडम कोशिश करती हैं कि इसमें हम लोगों के साथ में वो रहें। मैडम का धन्यवाद। पूरे प्लानिंग से लेके तो आज इम्प्लीमेंटेशन तक और लास्ट के वर्ड तक मैडम हमारे साथ में है। पूरी योजना ही मैडम की होती है, हम लोग कभी कभी उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो कंसेप्ट क्लैरिटी जितनी मैडम की है उतनी शायद हम लोगों की उतनी नहीं है, क्योंकि मैडम का वास्ट एक्सपीरियंस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैडम आ रहे हैं अभी उस लाइन में, लेकिन गए आप लोग, you are there, you are already there, you are already तो इसकी पूरी कल्पनाएं थी कि आप हमारे साथ में आए, तो मैडम का धन्यवाद। एक तो डिप्लोमा को डिजाइन करने में और इसका पूरा जो एक एक करके हमारी खिल रही है उसके लिए, और आज की जो एक महत्वपूर्ण जो हम लोग कहेंगे कि काउंसलिंग का जो पूरा हम लोग बोलेंगे कि काउंसलिंग जिस पर निर्भर है, उसके लिए डॉक्टर रुबीना अंसारी मैडम। हम लोगों को जब हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे तब हमें पता ही नहीं था कि मैडम के पास में ऑफिशिएटिंग का भी चार्ज है। और कांग्रेचुलेशन मैडम, एक नई जिम्मेदारी। वैसे ही आप लोग हमें हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही में दिखाई देते, ऐसा कभी नहीं होता है कि रुबीना मैडम बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरपर्सन है या ये है, लेकिन आपने उसको तुरंत हाँ किया। और आज जिस सिंपलिसिटी के साथ में हमारे विद्यार्थियों के साथ में आपने जो शेयर किया है, मेरे ख्याल से ये विद्यार्थियों के लिए एक टीचर का इतना समय तक रहना और वो सब बारीकों को सहजता से समझना, ये अपने आप में भी शायद विद्यार्थी हमारे गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आज कि हमें एक ऐसे रिसोर्स पर्सन मिले हैं जिन्होंने इस अप्रोचेस को बहुत बारीकियों से, बहुत ही संजीदगी से हमारे सामने में प्रस्तुत किया है, ऐसा उनको लगा होगा। क्योंकि समय का हमें पता है कि बहुत कम समय में इसको रखना, लेकिन आपने जो बेसिक और उसके साथ में कुछ टेक्निक के साथ में विद्यार्थियों के सामने में रखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इतने कम समय में करना। मैडम आपने ये बहुत इससे हमारे साथ में ऐसा आपके हमारे विद्यार्थियों के साथ में इतने समय तक जुड़ना शायद संभव नहीं था, लेकिन ये शायद डिप्लोमा और उसके संबंध में ऑनलाइन जो मीटिंग है उसके वजह से हो पाया। तो मैडम आपका धन्यवाद, और हमेशा हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ में आने वाले दिनों में भी डिप्लोमा के साथ में जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी जब जब जरूरत होंगी हम लोग आपको शायद याद करेंगे। और इसी प्रोग्राम में शायद हमारे टीचर्स भी, कल पुराणिक मैडम है, ध्रुवे सर है, और हमारे टीम के रोशन गजबे सर भी है। हम लोग कंटिन्यू विद्यार्थियों के साथ में भी उस अप्रोचेस के साथ में जुड़े रहते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और हमारे साथ में 3 लेवल है, एक तो पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, दूसरे सेमेस्टर 4 के मेडिकल एंड साइकेट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, और सेमेस्टर 4 बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट। इन्होंने भी शांति से सुना। मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग भी शायद उन्हें उपलब्ध किया जाएगा, तो शायद कुछ मिस हो गया होगा या बार बार उनको सुनने की एक ये होगी, तो शायद वो सुन सकेंगे मैडम। और इस पूरे प्रोग्राम को जिसने कार्यान्वित किया वो संध्या फटिंग मैडम। काफी दिनों से मैडम आपको और हमें कोशिश कर रही थी कि इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और उसमें मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी जिम्मेदारियां मैडम के पास में अभी है, लेकिन उन्होंने भी बहुत सरलता से इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया, क्योंकि अभी विद्यार्थी डिस्टेंस मोड में है, उनको कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठा बिठाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़े अलग मूड में आ गए हैं स्टूडेंट। क्योंकि किसी का रिजल्ट लग गया, किसी को अभी एग्जाम देना है, किसी की एग्जाम होने वाली है, ऐसे 3 स्टेज के स्टूडेंट। तो संध्या मैडम ने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से संचालित किया। इस प्रोग्राम को मेरे ख्याल से ऑनलाइन मोड में लेने के लिए हमारा दिनेश कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। दिनेश, हाँ, हमारे हम लोग बोलेंगे हमारे इस पूरे इसका एक मुख्य किरदार दिनेश। वीडियो शुरू कर। हाँ, कॉलेजच्या मागे लपला होता तो। हाँ, तो हमेशा हमारे साथ में रहता है,
और इसको अच्छे से करने की कोशिश करता है। और सभी विद्यार्थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है, ये प्रोग्राम, ये अप्रोचेस का सेशन यहाँ से खत्म होता है, लेकिन यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है काउंसलिंग के फील्ड में, ना कि केस वर्क। और इसमें हर एक जिसमें जिसमें आप लोगों की मदद करेंगे, हर इसमें ये अप्रोचेस आपके लिए एक महत्वपूर्ण, एक मेरे ख्याल से माइलस्टोन होगा आपकी प्रैक्टिस और प्रभावी रूप से करने के लिए, और आपकी जो भी कार्य है और आप अच्छे से करने के लिए। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। ये अप्रोचेस का सेशन यहाँ खत्म होता है और आपकी जानने की, इंटरनेट और सर्चिंग की और प्रैक्टिस की आती है। मैं सभी का एक बार धन्यवाद अदा करती हूँ, स्पेशली वीना मैडम और धर्माधिकारी मैडम और संध्या मैडम, आप सभी ने हमारे साथ में बने रहे। 2 घंटे तक ऑनलाइन मोड में बने रहना अपने आप में एक कठिन प्रयास होता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हम लोगों को सभी को आदत हो गई है, 2 या 3 घंटे हम लोग आराम से ऑनलाइन सेशन में करते हैं। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। आने वाले दिनों में आप ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू मैडम। थँक्यू मॅडम, थँक्यू रवीना मॅडम. स्वाती मॅडम तुम्हाला पण थँक्यू. थँक्यू मॅडम तुमचं पण थँक्यू. सगळ्यांना सगळं थँक्यू. येस, सगळ्यांना थँक्यू. सगळ्यांना थँक्यू. रुबीना मैडम वंस मोर खाना है. बिल्कुल. Anytime you can call me and काउंट ऑन यू. आई कैन मैडम समय दे के आपको बुलाएंगे जरूर. बिल्कुल. हाँ, सहयोग के लिए भी बुलाएंगे. सहयोग के Thank you लिए so much.